कंट्रोवर्सी चल रही है जना उन कश्यप वाली। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे देखो हमारे यूनिवर्सिटी में तो बॉलीवुड स्टार आते हैं कि हमें एजुकेशन में क्या एक्चुअली जरूरत है सेलिब्रिटीज की। BA BCom BSc इसका क्या फ्यूचर है? सर इसका बिल्कुल जीरो फ्यूचर है। ये बिल्कुल डब्बा बंद डिग्रीज हो जाएंगी। पेपर में जब ऐड आता है गूगल में 1 करोड़ की जॉब, अमेजन पे 2 करोड़ की जॉब। ये वही बात है ना, मेरे दोस्त का दोस्त शाहरुख खान को जानता है। सर ये रियलिटी होती है, ये भी एक मार्केटिंग है। कोई मापदंड कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए कि आप ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। क्या करोगे डिग्री लेके? फलाना बिना डिग्री वाला इतने रुपए कमा रहा है। आप अपनी गाड़ी भी चलाने नहीं दोगे एक ऐसे आदमी को जो बोलेगा मुझे ड्राइविंग तो आती है पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। हर साल 1 से 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं पास करते हैं और कॉलेज की तलाश में निकलते हैं। उनको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? अगर आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता है, कारण है आपके मार्क्स, कारण है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मत जाओ। कोई बंदा मुझे काउंसलिंग कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो काउंसलर है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे या जॉब की तैयारी कैसे करे? कॉर्पोरेट में या किसी भी अच्छी MNC जॉब में छोटे कॉलेजेस को इग्नोर किया जाता है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है सर, 100% है। हर एक इंडियन मिडिल क्लास के लिए सक्सेस का मतलब होता है भैया जम के पढ़ाई करो, अच्छा कॉलेज, अच्छी डिग्री और लाइफ हो गई सेट। और उसके लिए जैसे ही 12वीं करते हैं बच्चे जाते हैं किसी अच्छे काउंसलर के पास कि भैया हमें अच्छा सा कॉलेज बता दो, अच्छा सा कोर्स बता दो जिसको पास करके हम जिंदगी सेट कर लें। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो जो काउंसलर है कुछ कमीशन के लालच में आपको गलत कॉलेज में या गलत कोर्स में भेज रहा है, फिर क्या होगा? ना अच्छा कॉलेज मिलेगा, ना अच्छी जॉब लगेगी और बल्कि 3-4 साल के पैसे और समय दोनों बर्बाद। और ऐसे आसपास कई पढ़े लिखे बेरोजगार आपने देखे हैं, हो सकता है आप उनमें से एक हो। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर रोहित गुप्ता, जो कॉलेज विद्या कंपनी के फाउंडर हैं। अब तक 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को काउंसिल कर चुके हैं और इंडिया के सभी टॉप कॉलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इनसे पूछा ये जो इंडिया में जो करियर काउंसलिंग का सिस्टम है ये काम कैसे करता है। ये चलो टॉप शेयर के बच्चे तो फिर भी समझते हैं, जो Tier 2 Tier 3 गांव के बच्चे हैं इनको कैसे फंसाया जाता है। जो टॉप कॉलेज है उनके अलावा जो बेसिक कॉलेज है वो खुद की मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये जो 100% प्लेसमेंट बोलते हैं उसका क्या राज है। कॉलेज अपनी रेटिंग बताते हैं, ये रेटिंग वो रेटिंग, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या इतनी बड़ी जॉब लगती है जितनी बताई जाती है? क्या आज की रेट में MBA BA BTech जैसी डिग्रियों की कोई वैल्यू है? और अगर आपको टॉप कॉलेज ना मिले तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? ये सारी बातों पे हमने चर्चा की है आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो 10वीं या 12वीं क्लास में और अपने करियर को लेकर चिंतित हो, या आप एक पेरेंट हो जो आप जानना चाहते हो कि मेरे बच्चे को किस चीज की प्लानिंग कराऊं, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स कराऊं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। वेलकम रोहित जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी। सर आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला यार। मान लो कि जो टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो रियलिटी बाजार में चल रही है, आज आपके थ्रू जनता के सामने बाहर लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले हम इंडियन कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में अंदर डीप डाइव करें, एक बार आपके बारे में ऑडियंस को बता दीजिए कि आप क्या काम करते हैं और ये जो आपने स्टार्ट किया, हाउ यू स्टार्टेड। हम लोग सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को डिस्कवर करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और पेनिट्रेशन जो हम ज़्यादातर करते हैं वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो सॉल्यूशन है वो उन्हीं बच्चों के लिए बना है, उन्हीं लर्नर्स के लिए बना है जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं घुस पाते हैं, आ पाते हैं डिफरेंट कारणों के कारण। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर अफोर्डेबल बन सकती है तो वो ऑनलाइन के थ्रू ही बन सकती है। अगर वो एक्सेसिबल बन सकती है, वो देश के हर कोने में पाई जा सकती है, तो वो ऑनलाइन के थ्रू ही पाई जा सकती है। तो यही सोच थी इस प्लेटफॉर्म को बनाने का कि वो जो बच्चे हैं, वो जो लर्नर्स हैं, जहाँ रियल भारत रहता है, Tier 2 Tier 3 इनफैक्ट Tier 4 की कोई बात नहीं करता, Tier 4 में भी पहुंच सकती है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ही पहुंच सकती है। मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि अगर हम अगले 10 साल 20 साल 50 साल की बात करें, इंडिया को राइजिंग देखते हुए, विकसित देखते हुए, तो ऑनलाइन उसके अंदर एक बहुत बड़ा टूल प्ले करेगा। हम लोग GER की बात करते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की, जो कि आज हमारे देश का 26 27 28 पे स्ट्रगल कर रहा है और हमारा टारगेट है कि उसको 2035 तक 50% लेके जाया जाए। तो वो ऑनलाइन के बिना मुझे लगता नहीं है कि पहुंचा जा सकता है। सर सबसे पहले अपन बात करते हैं अभी कॉलेज में क्या चल रहा है। जैसे मैं एकदम जर्नी की बात करते हैं, अगर आज की डेट में हर साल 1 से 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं पास करते हैं और कॉलेज की तलाश में निकलते हैं। अब उसमें जो जिनके परसेंटेज 98 99, किसी की 100 भी आने लग गई आजकल, तो इनको तो IIT IIM और टॉप कॉलेजेस वगैरह मिल जाते हैं। पर जो उसके बाद जो बच्चे रह गए 60% से 80 वाले,
उनको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि जो 60 से 80 वाला है उसके जीवन के क्या दुख है अभी। राहुल जी, मेरे ना खुद के 72% आए थे, तो मैं इसी गैप के बीच का स्टूडेंट रह चुका हूँ। हालांकि मैं उस समय ग्रेजुएशन की थी जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज बहुत ही लिमिटेड होते थे, प्राइवेट एक्ट था ही नहीं हमारे देश में, तो सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेजेस, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती थी। तो एक दुख की बात ये होती थी कि हमें चूज करने की फ्रीडम नहीं थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। जितने हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं वही डिसाइड करेगा कि हमें कॉलेज कौन सा मिलेगा, और सबसे दुख की बात है कि हम कोर्स कौन सा करेंगे वो भी हमारे परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं आज की बात करूं तो अगर देश में आज हमारे 1100-1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 10 टॉप 20 के बाद में अगर आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता है, कारण है उसके आपके मार्क्स, कारण है उसके अगर आप रिएलोकेट नहीं कर सकते हो, कारण है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मत जाओ। ये बहुत हार्श ट्रूथ है, पर आप बिल्कुल मत जाओ। आप ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई करने में जाओ और साथ में इंटर्नशिप करो, ओजेटी करो, छोटी जॉब करो, कोई जॉब रोल चूज कर लो, उसके अंदर जाओ। पर अगर बेस्ट ऑफ कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मत घुसने की कोशिश करो। ऑनलाइन में बहुत सारे तरीके हैं, अपने पेस पे पढ़ना, जब मन करे तब पढ़ना, और साथ में कोई जॉब करते रहना। मतलब जो टॉप 50 के बाद मान लो कि आप 201वें नंबर की यूनिवर्सिटी में हो, तो तुम करो या ना करो एक ही बात है, पैसे और टाइम खराब है। राहुल जी, मैं ना 500-600 से ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर जा चुका हूँ पिछले 5 साल में, और मैं कई सारे बच्चों को लेक्चर देता हूँ। तो मैं एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी में था, बच्चों के साथ था, पूछा कि आगे जाके क्या बनना चाहोगे। एक सिंगल बच्चे के पास में क्लैरिटी ही नहीं थी कि मुझे ये बनना है। वो बीबीए का बैच था। अब बीबीए क्या है कि एक जेनरिक कोर्स है, जैसे अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो आप डॉक्टर बनोगे, बीटेक कर लिया तो इंजीनियरिंग बनोगे, आप बीबीए कर लिया तो क्या बनोगे। किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि हम बनेंगे क्या। तो शहर से लेकर 100 किलोमीटर दूर भी जाएंगे हम, तो वहाँ पे जो कॉलेजेस है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है, हालत वहाँ पे बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस कंसर्न है, हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे पास में उतना बड़ा शायद फैकल्टी पूल ही नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं आना चाहती शहर छोड़ के छोटी जगहों पे पढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वो फैकल्टीज़ की है, क्वालिटी फैकल्टीज़ की है। ग्लोबल हमें आउट रिसर्च नहीं दे सकते वो लोग। सर आपने एकदम बात सही की भी, ठीक है, टॉप में नहीं हो रहा तो फिर बाकी में मत जाओ। लेकिन आजकल है कि वो जो आसपास की यूनिवर्सिटियां हैं, जो आपने कहा भी जहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ पा रही, दे मे बी लैकिंग इन एजुकेशन, लेकिन वो मार्केटिंग में लैक नहीं करती है। तो वो इस तरह की मार्केटिंग करती है कि बंदा कहता है यार शहर से 200 किलोमीटर दूर बस में लटक के जाऊंगा 2.5 घंटे, पर यार इस एडमिशन तो ले ही लेता हूँ। और या तो बच्चे को कन्विंस कर लेती है, बच्चे के माँ बाप को कन्विंस कर लेती है, या एक तरह का सोशल प्रेशर है कि बच्चा किसी कॉलेज में तो जाएगा, कुछ तो करेगा ही, 12वीं पास कुछ तो करेगा। तो ये जो एडमिशन के टाइम पे जो बाकी कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले नहीं हैं, ये क्या क्या फॉल्स प्रॉमिस करके अपने स्टूडेंट को या पेरेंट्स को अपनी तरफ ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। मैं जब भी किसी गवर्नमेंट फोरम में बैठता हूँ ना, पीछे नास्कॉम के साथ हम लोग बैठे थे, फिक्की के साथ हम लोग बैठे थे, तो हम बार बार गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई एक मॉनिटरिंग बॉडी लाओ, कोई एक ऐसी बॉडी लाओ जो इन यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के जो एडवर्टीजमेंट हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, इनको चेक तो करे। कोई मापदंड, कोई गाइडलाइन तो होनी चाहिए कि आप ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे एक प्लेसमेंट करवा दी, वो हर सब जगह वही चिल्लाया जाएगा। कभी कोई फैकल्टी की बात नहीं करता। आप दुखदी ये बात देखिए कि कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कि मैं इस स्टार फैकल्टी से पढ़वाता हूँ आपको ये कोर्स, कोई भी बात नहीं करता। उनके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में, 200 एकड़ में, 500 एकड़ में, 600 एकड़ में, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स अरीना है। कोई भी फैकल्टी की बात नहीं करता। एक्चुअली में आप 12th के बाद में जो पढ़ने जाते हो वो क्या पढ़ते हो, आप सिलेबस और फैकल्टीज, तो ये दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर हमने इन दोनों चीज़ों को साइड करके बाकी सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे दी है कि बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या है, वो कितने किलोमीटर दूर है, वहाँ पे क्या, वहाँ मजा कितना आएगा मुझे। सिलेबस और फैकल्टीज की तो मैंने बात ही छोड़ दी है, कोई करना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट स्टूडेंट को कैंपस घुमाया जाता है। किसी की रूल बुक में नहीं है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फैकल्टी से भी मिलवाना। स्टूडेंट फैकल्टी से भी तो बात करें कि मैं ये पढ़ने आने वाला हूँ, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या मैं सही भी हूँ कि नहीं। फैकल्टी से कोई बात ही नहीं होती है। आप ये बिल्डिंग देखिए, आप लाइब्रेरी देखिए। सर एक जो बात होती है हर चीज़ देखो, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे या पेरेंट्स सब है कि यार बच्चे को पढ़ा इसलिए रहे कि यार इसकी नौकरी लग जाए, तो कंपनी को बताया, अच्छा कॉलेज को बताया नौकरी के लिए आता है, तो सब कहते हैं 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट। उसकी सच्चाई क्या है, ये इसमें मतलब कहते हैं, ये करते हैं या नहीं करते हैं, या पीछे क्या होता है बैकग्राउंड में? आज बड़ा ओपन है, आज ये हर जगह पे है, सबको पता है कि ये देखिए ये ना फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी पहले, एक्सपेक्टेशन को सेटराइट करना पड़ेगा। जैसे आप बोला कॉलेज भेज रहे हैं तो नौकरी के लिए भेज रहे हैं, हमने इसको ना ऑब्जेक्टिव कोई बदल दिया। कॉलेज जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ मैं, पढ़ने के लिए जाता था,
पढ़ाई करने के बाद मैं प्लेसमेंट के लिए तैयार होता था। आज मैं क्यों जा रहा हूँ कॉलेज, वो जवाब ही मेरा बदल गया है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ प्लेसमेंट के लिए। मैंने फीस दे दी है, अब मुझे तो प्लेसमेंट मिलनी है। आरओआई कि मैं 10 लाख की फीस दे रहा हूँ, 20 लाख का पैकेज लग जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, अब वो एक्सपेक्टेशन सेट राइट नहीं होती है, वो सारी एक्सपेक्टेशन खराब हो जाती है। यस, कॉलेज आपको लगते हैं पढ़ाई करने में, ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस खराब हैं। मैं बोलूंगा कि पूरे इंडिया में सारे कॉलेज खराब है, कोई अच्छा है ही नहीं, तो फिर है क्या अच्छा? फिर तो सभी चीज़ खराब होगी। पर है अच्छे भी है, पर ये एक्सपेक्टेशन को सेट राइट करना पड़ेगा कि मुझे तैयारी खुद करनी पड़ेगी। मेरा कॉलेज ही नहीं है जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मेरी जॉब कॉलेज में लगवानी है। ये मेरी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी की कॉलेज की भी है। तो यहाँ ये क्लियर करना, ये सही करना पड़ेगा मुझे। ये गैप आ गया है, और ये गैप इन कॉलेजेस ने ही बनाया है, बच्चों ने नहीं बनाया। ये बच्चों में तो तोप दिया गया है कि बीबीए से पहले ये देख ले कि प्लेसमेंट है, बीबीए से पहले ये देख ले कि पैकेज कितना लगेगा, बढ़ाई तो बाद में करने जाएंगे, पहले ये सब चीजें देख लो आप। नहीं, वो सर पेपर में जब ऐड आता है फुल पेज का ऐड कि देखो भाई साहब ये गूगल में 1 करोड़ की जॉब, अमेजन पे 2 करोड़ की जॉब, तो पहली बात सर ये रियलिटी होती है, ये भी एक मार्केटिंग है या इसमें कुछ भी किसी की एक की भी होती है? देखिए, मैं इसको सही या गलत नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि एवरेज मीडियन सैलरी की बात करनी चाहिए। अगर 100 बच्चे हैं, एक का 1 करोड़ का लग गया और एक का 1 लाख का ही लगाए और एक का 2 का लगाए, तो टोटल जितने लगे हैं उतने कितने बच्चों के लगे हैं, वो एवरेज मीडियन सैलरी की बात होनी चाहिए, एक की टॉप की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात वही है ना कि हम हमेशा अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम हर एग्जाम्पल में शाहरुख खान को डाल देंगे तो फिर खराब हो जाएगा कि हर कोई बॉम्बे जाओ और शाहरुख खान बन जाओ। ऐसा हो नहीं पाएगा ना। किसी को तो कैमरामैन भी बनना पड़ेगा, किसी को तो कास्टिंग डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा, किसी को तो राइटर भी बनना पड़ेगा। तो हमें ना एवरेज मीडियन सैलरी की बात करनी होगी और हमें कोर्स स्पेसिफिक की बात करनी होगी कि इस कोर्स में लगी थी। एक बीटेक का बच्चा लग गया, वो पूरी यूनिवर्सिटीज में जितने 200-250 कोर्सेज हैं उन सबके अंदर चिपका दिया जाएगा कि 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगा था। तो इसको अपन ठीक करते हैं, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है कि एवरेज मीडियन सैलरी की बात की जाए, कोर्स स्पेसिफिक की बात की जाए। सर एक मेरे को इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लगी थी, आप मुझे बताना इसके पीछे रियलिटी है, जिसके अंदर ना कोचिंग वालों पे एलिगेशन लगता है भी यार ये रैंक खरीद लेते हैं। तो ये कहीं कॉलेज वाले का भी ऐसा होता है कि भाई ठीक है आपकी जॉब चाहे मेरे यहाँ से बच्चा पढ़ के 2009 में पास होकर चला गया, फिर बच्चे का टैलेंट, बच्चे की मेहनत, बच्चे ने कुछ और किया, कुछ और उखाड़ा, जाके उसकी 13 में जॉब लग गई और उसको क्लेम कर लिया हमारा बच्चा हमने लगवाई है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मेहनत बच्चे की है, तो वो जो था ना रैंक खरीदने की बात, ये ऐसा तो नहीं जॉब प्लेसमेंट खरीद लेते हैं। बिल्कुल प्लेसमेंट कि भाई सुन तू इतने ले लियो पर तू बोलियो कि हमारे कॉलेज से हमारा काम। ये वही बात है ना, जो वो मेरे दोस्त का दोस्त शाहरुख खान को जानता है, मेरे दोस्त का दोस्त अंबानी जी को जानता है। ये तो यही बात होगी ना कि वो कब कैसे जानता है क्या नहीं जानता, ये मुझे पता नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त जानता है, मेरे दोस्त का दोस्त जानता है। सर एक चीज होता है जैसे प्लेसमेंट के केस में, एक चीज मतलब कुछ स्कैम मैंने सुना है, इसकी रियलिटी मुझे बताना है कि नहीं। जैसे कई जगह होता है कि कुछ कंपनियां हैं कॉलेज की, जो कॉलेज कहती है ठीक है हमने ऑफर लेटर इशू कर दिया तो प्लेसमेंट है, देखो हमने प्लेसमेंट कर दी, पर वो कंपनी ऑफर लेटर इशू करती है, ज्वाइनिंग नहीं देती। तो कहने को कह देते हैं देखो हमारे बैच के 50 बच्चे, 50 का ऑफर लेटर मिल गया, पर ज्वाइनिंग नहीं मिलती। या कुछ केस में ऐसा भी होता है कि ज्वाइनिंग दे दी, 2-3 महीने बाद उसको प्रोबेशन पीरियड में ही चला गया, बोले हमने तो जॉब दी थी यार ये काम का ही नहीं निकला, हम क्या करें। ऐसा भी होता है? सर मैंने बहुत ज़्यादा देखिए मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होते हुए देखा है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये होगा तो ये बहुत चुपचाप सह लिया जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टी स्कैम है, ये तो फिर तो मास स्कैम है ये, क्योंकि 2-4-5 बच्चों के साथ नहीं होगा, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाएगा। हाँ, एक स्कैम होता है कि जिसको हम लोग एक नया टर्म आजकल देते हैं, हायर एंड ट्रेन। पहले हायर कर लेंगे फिर ट्रेन करेंगे, तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। इसमें पहले हायरिंग कराई जाएगी, पहले आपको कंपनी में इंटरव्यू दिलाया जाएगा, ऑफर लेटर दिया जाएगा, फिर ट्रेन किया जाएगा, और ट्रेनिंग में फिर आपके कई सारे प्रॉब्लम्स निकाल दी जाएंगी कि आपने फुल अटेंडेंस नहीं आए तो इसलिए वो कंपनी मना कर रही है। तो ये हायर एंड ट्रेन यस एक लेवल ऑफ स्कैम है, जो एक नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है। हायर करेंगे और फिर ट्रेन करेंगे, तो फिर ट्रेनिंग में मान लो हायर किया 100 आदमियों को हायर एंड ट्रेन में और 70 को हटा दिया, तो टेक्निकल प्लेसमेंट तो 30 का ही हुआ, 30 का ही हुआ, नंबर में 100 का हो गया। सर ये जो रैंकिंग और अवार्ड्स दिखाती है कॉलेजेस, इसके पीछे क्या सच्चाई? सारे कॉलेज नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? हर कॉलेज का ऐड आता है, सब नंबर 1 होता है। हमारे देश में करीबन रैंक देने वाली एजेंसी 100 है, तो यानी कि 100 लोग तो नंबर 1 हो ही गए ना। ठीक है, तो ये रैंकिंग और अवार्ड्स का सिस्टम इतना ज़्यादा खराब हो गया है। मैं कहता हूँ देश की 2 संस्थान हैं जिसको हमें मानना चाहिए। एक नैक अक्रेडिटेशन बॉडी है जो नैक स्कोर देती है 4 के अंदर से, नैक A++, जो कि आज भी काफ़ी ठीक है क्योंकि देश की ये गवर्नमेंट उसको रूल करती है, ऑडिट करती है। और एक NIRF है जो टॉप 100 की लिस्ट निकालती है हर साल। तो आप देखिए अगर 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं और टॉप 100 सरकार के हिसाब से मान लेते हैं, कोई प्राइवेट बॉडी छोड़ देते हैं, हर यूनिवर्सिटी आज ये क्लेम करती है इंडियाज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इंडियाज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ, इंडियाज़ राजस्थान नंबर 1 यूनिवर्सिटी। तो ये जितनी भी क्लेम करती हैं, जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं, जितने भी एक्रोलेट्स होते हैं, ये सारे प्राइवेट बॉडीज देती हैं। जबकि अपनी देश की 2 बॉडीज हैं जो ये देती हैं। तो आपको सिर्फ नैक और NIRF ये 2 ही बॉडीज की रैंकिंग माननी चाहिए, इसके अलावा कोई भी बॉडी की रैंकिंग नहीं माननी चाहिए।
सर एक और एडमिशन के लिए एक और चीज़ होती है, जैसे एक तो हो गया कि हमारी बिल्डिंग कितनी बढ़िया, दूसरा हो गया देखो हम प्लेसमेंट दिला देते हैं, तीसरा देखो हमारी रैंक अच्छी है, चौथा कुछ बात होता है कि देखो हमारे यूनिवर्सिटी में तो बॉलीवुड स्टार आते हैं, कोई मूवी आती है प्रमोशन के लिए, इनको कहीं जाना बुला लिया साहब, वो बॉलीवुड स्टार फलाना आया था, ढीम का आया था। कई जगह फ्रेशर पार्टी हमारी बहुत जोरदार होती है, हमारी फेयरवेल पार्टी बड़ी रॉक स्टार होती है, तो ये भी मार्केट कर करके लोग लेते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज ले रही है। मैं ना पहले भी इसके बारे में बात करी है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है हमारे हमारे स्टार स्टडीड सेलिब्रिटीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये। जब एक बहुत बड़ा क्रिकेटर आके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की होर्डिंग पे लग जाता है और वो बोलता है कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, विदाउट ये जाने हुए कि उसकी फैकल्टी कैसी है, उसके पुराने बच्चे अच्छे प्लेस हुए नहीं हुए, वो ये बोल जाता है। अच्छा, बच्चे उनको इतना बड़ा आइकन मानते हैं, इतना बड़ा एस्पिरेशनल उनका हीरो मानते हैं कि अगर उसने कह दिया तो फिर वो सही है। तो ये बड़ा ख़राब है कि हमें एजुकेशन में क्या एक्चुअली ज़रूरत है सेलिब्रिटीज़ की। हमारे जो बच्चे प्लेस होंगे वही तो सेलिब्रिटी बनते हैं, पर हम बाहर की इंडस्ट्री से सेलिब्रिटी ला रहे हैं और वो भी बिना चेक करे बोल जा रहे हैं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, बिना फैकल्टी को चेक करे हुए। तो ये मुझे लगता है कि ये वहीं पर आ जाता है कि एक बॉडी होनी चाहिए एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए कि आप क्या क्या एडवर्टाइज कर सकते हो, उसकी गाइडलाइन आनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी सर इसको कौन रूल करती है, मतलब अभी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को रूल करने वाली कौन सी अथॉरिटी है? यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश की ऑथराइज्ड बॉडी है जो इन सबको गवर्न करती है। तो सर एक और चीज़ है, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि पीछे अपन कहते हैं यार ये किसी या तो बड़ा बिजनेस ग्रुप इन्वॉल्व होता है या पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें मतलब कॉलेज फीस तो दिखती है, इतने बच्चे इतनी फीस इतनी कमाई है, इसके अलावा भी कोई और चीज़ होती है क्या जिसके लिए ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि यार एक कॉलेज अपना हो, एक यूनिवर्सिटी अपनी हो? कमाई का क्या मोटिव है इसका, या कितनी कमाई होती है, या पीछे और कोई भी बेनिफिट है क्या? 2005-6 तक तो हमारे देश में ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट ही नहीं था। हमारे देश में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज प्राइवेट था ही नहीं, सारे गवर्नमेंट के थे। फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग जब गए, नॉट ओनली एजुकेशन, हम लोग बाकी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमने प्राइवेटाइजेशन को ऑन किया। वहाँ से प्राइवेट बॉडीज, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंटर करना शुरू हुए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सारी प्राइवेटली ओन जो है वो ख़राब है। देश की नंबर वन पे आज जो रैंक है वो सरकारी है और नंबर 2 पे प्राइवेट है। और जो वो नंबर 2 पे प्राइवेट है, ये ओपन प्लेटफॉर्म में नाम नहीं लूँगा, पर वो प्राइवेट है और वो बहुत ही अच्छा फिलैंथ्रोफी के लिए चलती है। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज एंटर किए एजुकेशन में, ये देखते हुए कि एक फिलैंथ्रोफी है, ये हमें गिविंग बैक टू सोसाइटी है या चैरिटी के लिए उन्होंने किया और फंटास्टिकली अच्छा चला रहे हैं। पर कई लोगों ने इसको बिजनेस भांप लिया कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये दिखाने के लिए नॉन प्रॉफिट है, पर अंदर बहुत प्रॉफिट है इसके, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ना इसमें पढ़ने के लिए, तो उन्होंने इसको बिजनेस बना दिया और वहीं से ये खराब होना शुरू हो गई। और जब जिस भी चीज़ का बूम आता है वहाँ पे अंधी का होती है, जैसे मेडिकल का बूम आया तो वो सीट्स मतलब एक तो फीस जो ओरिजिनल फीस है वो तो फीस है ही, उसके अलावा जो कोटे वाला सिस्टम है वो एक एडिशनल, मैं कुछ थोड़ा रसूख वाला भी बात होती है कि अपना कॉलेज है जी, अपन सब करवा देते हैं, वो वाला एक एंगल होता है। नॉर्थ में तो फिर भी कम है राहुल जी, साउथ में तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस, मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल हॉस्पिटल, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर ओन्ड बाय बिग पॉलिटिशियंस, बिग पॉलिटिशियंस के पास ही है वहाँ पे ज़्यादातर। मतलब नॉर्मल प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, या तो डायरेक्ट पॉलिटिशियन है या उनके लोग हैं। सर अपने इंडिया पे इस पे बात की भी आगे और बात करेंगे, एक फॉरेन एजुकेशन पे भी। जैसे 12वीं पास बच्चा है, 60 से 80 के बीच का है, उसको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी मिल नहीं रही, टॉप कॉलेज मिल नहीं रहा, तो वो कहता है यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, एक काम करता हूँ मैं बाहर चला जाता हूँ। तो वो जो बाहर चला जाता है वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन कैसी है? मैं हार्वर्ड येल की बात नहीं कर रहा जहाँ पे वो 98-99 वाले टॉपर्स जाते हैं, जो एक आम आदमी आम यूनिवर्सिटी में जाता है फॉरेन की, उसकी क्वालिटी कैसी है? मेरिट बेसिस पे वो लोग लेते हैं और वहाँ पे प्योर मेरिट पे चलता है। और अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंक 1 जिनकी आपने अभी बात करी, हार्वर्ड, ये सारी प्राइवेट है, ये सारी प्राइवेट है। और ये काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये क्वालिटी प्रोड्यूस करती हैं, पैसा भी लेती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट ओन्ड है और नॉन प्रॉफिट ही एजुकेशन अच्छा चलाएगी, प्राइवेट भी अच्छा चलाती है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा कि बच्चे को अगर बाहर जाना चाहिए, तो अगेन बाहर भी चॉइसेस बहुत सारी है। अगेन उसको पूरा रिसर्च वर्क करके जाना चाहिए, जो वहाँ पढ़ चुके हैं उनसे बात करनी चाहिए कि आउटकम क्या क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अलुमनाई जो पढ़ा हुआ है उस यूनिवर्सिटी से, उस कोर्स को जिसने किया हुआ है, उसको ढूंढो, उससे बात करो, उससे बेहतर आपको फीडबैक कोई भी नहीं दे पाएगा।
यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं बता पाएंगे, कोई भी नहीं बता पाएगा कि अच्छा बुरा है। बायस्ड इंटरेस्ट है। तो- जो बच्चा पढ़ के निकल गया उसको क्या मतलब यूनिवर्सिटी से, वो ऑनेस्ट ओपिनियन तो वो अनबाइस्ड देगा, वो ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। तो बच्चे के पास पूरा टाइम है अपना रिसर्च करने का, पूरा रिसर्च अच्छे से करे कि किस देश में जाना है, वहाँ से क्या क्या आउटकम है, उस देश में वो जो कोर्स करने जा रहा है उस देश में उसकी प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्योंकि पिछले मैं आपको बताऊँ 4-5 सालों में US, कनाडा, UK, यहाँ पे इतने ज़्यादा सप्लाई हो गई इंडिया से, बच्चे इतने ज़्यादा सप्लाई हो गए कोविड के बाद में कि अब उन्होंने एक तो बार लगा दिए हैं, बंद कर दिया है कि सिर्फ इतना ही स्टूडेंट घुसेगा, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो अब आज की डेट में अगर स्टडी अब्रॉड की जो बात हो रही है, तो वो पता है बात हो रही है साउथ कोरिया की और दुबई की। तो इन 2 कंट्रीज की बात हो रही है। जो पहले हमेशा बात होती थी US, कनाडा, UK की, इन तीनों की, अब इन तीनों की बात नहीं हो रही है। इन्होंने लेना ही बंद कर दिया। इन्होंने लेना बंद कर दिया क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी इनटेक बहुत बड़ा हो गया। और सर ये आजकल ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो इधर है ना, रशिया, यूक्रेन, इस तरफ भी जो लोग जाते थे पहले, इस तरफ भी काफी लोग जाते हैं। MBBS के लिए जाते थे, आज भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबिलिटी, और अगेन हमारे पास इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रा था नहीं और इनके पास इंफ्रा था। तो ठीक है, हमारी MCI ने एक रूल आया कि जो भी बच्चे वहाँ से MBBS करके आएंगे उनको एक एग्जाम लिखना होगा, अगर वो पास हो जाएंगे तो वो डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ठीक है सर। सर अब मैं कुछ डिग्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया की है, और आप बताइए इसका क्या फ्यूचर, इसमें फ्यूचर है नहीं है, या आज इसकी क्या वर्थ है। तो सब बात करें सबसे पहले MBA, आज या आने वाले 2-5 साल में है फ्यूचर, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द लोग MBA के नेगेटिव हो गए हैं। तो क्या लगता है MBA पे आपके व्यू क्या है? अगेन मैं ये बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेशन सेट राइट करनी चाहिए, कि हमें ये मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि MBA में क्यों करने जा रहा हूँ। अब वो MBA नहीं रहा जो पहले रहता था कि MBA कर लिया आपने, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, आपको बिजनेस करना आ गया। पर अब MBA नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, न्यू एज MBA 65-70 तरीके के नए स्पेशलाइजेशन के साथ आता है। साइबर सिक्योरिटी में करना है आपको, फिनटेक में करना है आपको, फार्मास्यूटिकल करना है आपको, हेल्थ केयर में करना है आपको, हॉस्पिटैलिटी में करना है। तो ऐसे ऐसे कई सारे ना जॉब रोल्स ओपन हो गए हैं। और MBA क्या है, मुझे मास्टर बनाता है अपनी जॉब में। आज लेट से मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस में अकाउंटेंट हूँ। अब मैं एक लेवल का अकाउंटेंट रहूँगा लाइफ लॉन्ग, पर अगर मैं मास्टर कर लूँ उस फाइनेंस में और मास्टरी कर लूँ विद लॉट ऑफ अदर टूल्स लाइक AI के अंदर मैं फाइनेंस को कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, तो अगेन मुझे ये जंप देगा मेरे प्रमोशन में, जंप देगा मेरी सैलरी में, तो ये काम आएगा। पर कोई ग्रेजुएट करके सीधा अगर MBA करने जाता है और फिर वो सोचता है कि मैंने आज MBA कर लिया और मेरी जॉब इतने पैकेज की लग जाएगी, तो वहाँ ये खराब हो गया, वहाँ पे ये कोई वैल्यू एडेड नहीं है। नॉर्मल MBA जो है, जेनरिक MBA की कोई वैल्यू नहीं है। एंड व्हाट अबाउट से BTech इंजीनियरिंग का पहले बूम था, अभी थोड़ा धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो तो रहा है इस तरफ, लेकिन आपको क्या लगता है? सर हमने ना बहुत तेजी से ट्रेंड फॉलो किया, बहुत तेजी से। पहले 2000 से 2010 तक सिर्फ MBA की बात करी हमने। फिर जब MBA की बात थोड़ी सी कम हो गई तो 2010 से हमने सिर्फ BTech की बात करने लगे कि और हर किसी को, इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज़ में तो 2 ही ब्रांच चलती हैं सिर्फ, CS और IT, और 10,000, 15,000, 20,000 बच्चा सिर्फ IT में BTech में चला गया। हालांकि हम इसकी ना बहुत डेंजरस सिचुएशन आगे इनफैक्ट 3 साल में देखेंगे भी। इसी साल 4th ईयर के BTech स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। ये बहुत दुखदाई है, बहुत बहुत मुश्किल है इसको एब्जॉर्ब करना, इसको मानना, क्योंकि सारे के सारे जो लर्नर्स हैं वो एक ही तरफ चले गए कि चलो सारे के सारे हम लोग BTech ही करने चलते हैं। इनफैक्ट माँ बाप ने भी ये जान लिया और बच्चों ने भी देखा देखी सबकी तरफ BTech की में ही चले गए। तो अब रुकाव करना चाहिए। आगे सिर्फ मैं BTech कर लेता हूँ, CS में मेरी जॉब लग जाएगी, वो नहीं है। इंडिया में ये एक बात तो मैंने प्रॉब्लम देखी कि यहाँ पे किसी एक चीज का क्रेज हो जाता है, क्या जी फलाने का लड़का इंजीनियर बन गया, उसका पैकेज लग गया, अच्छा तो हमारे भी बनेंगे, 10 के बनेंगे तो 1000 के, फिर सब इंजीनियरिंग को ही बनना है। फिर जब तक उस प्रोफेशन में इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं कर देंगे कि किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर कहेंगे अब तो आजकल नहीं लगती, क्या करें MBA, फिर MBA में घुस जाएंगे। मैं CA का सर पर्सनल एग्जाम्पल बताऊँ तो 2006 के आसपास जब P1 P2 था, मैं 6 में एंटर हुआ था CA में, तब नॉर्मल था CA भी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करता था, जिसको करना होता था वही करता था, जनरल बात नहीं थी CA करना। 2006 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ और उसके बाद से CA में वो बूम आया कि 12-15 तक तो हर आदमी को CA कर रहा है, और भीड़ इतने मतलब आपके जयपुर में अपन बात कर रहे हैं, सिर्फ लाल कोठी में 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट थे। मैं लक्ष्मी नगर देखा हुआ है मैंने, तो मैं समझ सकता हूँ वहाँ 3000 है। 3000 थे ना, अब ये हो गया है 10%। इतना फैला, फिर उसके बाद बोले यार तो पीक आ गई, अब नीचे आ गए। तो CA में हुआ, MBA में हुआ, IT में हुआ, लगभग हर जगह हो चुका है। मैं राहुल जी इस पे सोल्यूशन, UPSC में नहीं हो रहा। मैंने इस पे सोल्यूशन की बात करता हूँ, बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको बताता हूँ। वेस्टर्न देशों में ऐसा होता है
कि 12वीं के बच्चों के लिए, 12वीं पास बच्चों के पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं कि अगले 10 साल का ट्रेंड ये देखा जा रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी जॉब्स खुलेंगी। लेट्स से जैसे आज अगर हम बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है इंडिया में, बनेगी, तो अब सेमीकंडक्टर की बात होगी नेक्स्ट। सेमीकंडक्टर के साथ में हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग डेटा माइनिंग की बात कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये 3-4 तरीके की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ना स्टॉपेज लगानी चाहिए कि हमें इस सेक्टर में इतनी मैन पावर की ज़रूरत रहेगी, इससे ज़्यादा प्लीज़ इसमें सप्लाई मत कर देना, फिर अगेन डिमांड सप्लाई क्या फल जाएगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये हर साल रिसर्च होती है, हर 3 साल 5 साल में रिसर्च करती है, रिसर्च पेपर बाहर निकलते हैं, पेरेंट्स तक पहुँचते हैं कि हम अपने बच्चों को किस फील्ड में भेजें, कि हम कहाँ पे जॉब्स आने वाली है, कहाँ पे नहीं आने वाली है, कहाँ पे अब स्टॉपेज करनी है। मतलब 5 साल पहले का ही बता दें कि भाई 30 में इस चीज की डिमांड रहेगी, बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये पढ़ा लो, ये पढ़ा लो। और तुम अगर अभी 25 की डिमांड देख के घुस रहे हो तो 30 तक तो ये ओवर सैचुरेट हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा तो बेरोजगार घूमेगा। सर नेक्स्ट कुछ जो ट्रेडिशनल डिग्रीज है, बेसिक बीए, बीकॉम, बीएससी, इसका क्या फ्यूचर है? सर इसका बिल्कुल जीरो फ्यूचर है। ये बिल्कुल डब्बा बंद डिग्रीज हो जाएंगी, डब्बा बंद रह जाएंगी। इनको करने वाले आज शहर में तो मैं नहीं देखता किसी को, मेट्रो सिटीज में तो कोई इन डिग्रीज की बात नहीं करता, मैं कहीं पे प्रिंटेड भी नहीं देखता इनको, किसी भी मैगजीन में नहीं, कहीं भी नहीं देखता। ये आज भी चल रही हैं तो टियर 3 में चल रही हैं, जहाँ पे अगेन उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को कोई बताने वाला नहीं है कि प्लेन बीए पास से कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल काम का नहीं रहेगा उसके बाद में। प्लेन बीकॉम, प्लेन बीएससी करके कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये डिग्रीज आउटडेटेड हो गई हैं, इनके सिलेबसेस अपडेट नहीं हुए हैं, इसके अंदर नए न्यू एज लर्निंग का कुछ भी करने को रह नहीं गया है। हाँ, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं बीए कर लेता हूँ, साथ में मैं ये स्किलिंग कोर्सेज कर लूंगा, मुझे जॉब लग जाएगी, पर अगेन वो डिग्री खराब हो जाएगी, उस डिग्री में कुछ नया नहीं है। 25 साल 30 साल पहले जो पढ़ाया जा रहा था वो भी आज भी वही पढ़ाया जा रहा है, उसमें वो सिर्फ आपको धक्का लगा के एक डिग्री होल्डर बना दिया जा रहा है। तो सर एक्चुअली क्योंकि ये जो है ना, मोस्ट ऑफ द लोग ये बीए कॉम, बीए, बीएससी के चक्कर में है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है, इवॉल्व होते हैं। तो इसके चक्कर में आजकल एक जनरल सेंटीमेंट बनने लग गया कि अरे डिग्री ले में कुछ धरा ही नहीं है, क्या करोगे डिग्री लेके, फलाना बिना डिग्री वाला इतने रुपए कमा रहा है, तो डिग्री करो ही मत, तुम तो एक काम करो, अपनी स्किल पे काम करो, ये करो वो करो। तो आपको क्या लगता है, डिग्री करनी ही नहीं चाहिए, उसकी जगह कुछ और करे, या डिग्री की इंपॉर्टेंस है तो सही? मुझे लगता है दोनों करने चाहिए, मुझे लगता है दोनों करने चाहिए। मैं पिछले 18 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं बड़े अच्छे से देखा है। मैंने स्किलिंग में भी मैंने 10 साल दिए हैं, और 8 साल मैंने डिग्री में दिए हैं। तो मुझे लगता है दोनों बैलेंस चाहिए। डिग्री गेटवे है टू योर फर्स्ट जॉब, और स्किलिंग, रीस्किलिंग, बार बार स्किलिंग आपको ग्रोथ देगी। तो एक बार डिग्री ले ली तो आप एलिजिबल बन गए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी गाड़ी भी चलाने नहीं दोगे एक ऐसे आदमी को जो बोलेगा मुझे ड्राइविंग तो आती है पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो स्किल है पर उसको चेक किसने किया? तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक 12th के बाद में फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करके राइट स्किल्स के साथ में आपको पहुंचना चाहिए। ट्रेंड की बात करता हूँ आपसे कि पहले हम लोग डिग्रीज फाइनल करते थे 12th के बाद में, अब चलन एक चेंज हो रहा है। 12th के बाद ना बच्चे जॉब रोल्स की बात कर रहे हैं कि मुझे बीबीए तो करनी है, या बीसीए तो करनी है, या XYZ तो करनी है, पर मैं जॉब रोल के लिए, इस जॉब रोल के लिए कैसे तैयार होऊंगा? ओके, मुझे अगर हॉस्पिटैलिटी में जाना है, लेट्स से मुझे होटल इंडस्ट्री में जाना है, पर मुझे अब होटल इंडस्ट्री में बनना क्या है? मुझे कुक बनना है क्या? मुझे फ्लोर मैनेजर बनना है क्या? मुझे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव में रहना है क्या? मुझे बैंकेट हॉल शेफ बनना है, मुझे बैंकेट हॉल मैनेजर बनना है, मुझे क्या करना है? तो अब मैं 3 साल उसी की तैयारी करूँ। देखिए, एम्प्लॉयर भी अब बहुत स्मार्ट हो गया। एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है कि मैं जनरल बीबीए होटल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट को ना लाऊं, मैं लाऊं उस जॉब सीकर को, उस जॉब रोल को जस्टिफिकेशन करने वाले बच्चे को लेके आऊं। तो आज बात हो रही है कि मैं जॉब रोल की तैयारी करूं, तो अगेन डिग्री प्लस जॉब रोल्स के साथ में स्किल्स, और मुझे वो जॉब वहाँ पे लैंड हो जाएगी। तो सर बात सही है। मैं अभी बात करते थे, तो अपन ने प्रॉब्लम्स पे बात की, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि भाई सॉल्यूशन चाहिए कि आप 12वीं पास बच्चा है वो करे क्या? तो आपने एक सिंपल दिया कि आप जॉब की बात मत करो, आप तो रोल की बात करो। लेकिन अब ये है कि 12वीं प्लस बच्चे के पास तो ऑप्शन ही नहीं होता, उसको तो मान लो वो तो भेड़ बकरी जैसे बेचारा, उसके माँ बाप जहाँ जाके उसको बांध देते हैं। 90% केस में पापा बोलते हैं वही होता है, और पापा भी पापा मामा चाचा अड़ोसी पड़ोसी जो बोलते हैं वो होता है। 10% केस में बच्चा कहता है मेरे को ये करना है। तो ये दोनों ही देखा जाए तो कैपेबल नहीं है। तो ये दोनों कैसे जज करें, या कैसे डिसाइड करें, या कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार मैं इस रोल में जाऊंगा? कोई एक ऐसी जगह है, या मान लो कोई ऐसा जरिया जिससे ये जान सके कि यार ये रोल ओपन है? बिकॉज मेरा एक सवाल था, मैं अभी थोड़ा उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ कि करियर ऑप्शन के नाम पे अगर मैं भी रूम में बैठ के पूछूंगा, लोग 10-11 ऑप्शन ज्यादा बात ही कर पाएंगे। जॉब बात नहीं कर पाएंगे। क्या करना है भाई?
तो बोले भाई देखो अगर साइंस लिया है तो या तो डॉक्टर या इंजीनियर, कॉमर्स लिया है तो सीए या एमबीए, और आर्ट्स लिया है तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या जर्नलिज्म में जाना है। जर्नलिज्म, ये 6 चीज के अलावा 6 और ढूंढ लेंगे, बट उसके आगे नहीं। पर प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं। तो पहली बात कि ये कितने प्रोफेशन है, एक बार तो मुझे भाई इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी कितने एरिया में और कितने प्रोफेशन है, कितनी चीजें हैं, एंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक आम आदमी कैसे उसको पहचाने। तो राहुल जी, इसके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट बनाया गया है जिसको हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट करीबन 45 मिनट का होता है। इसको हम बोलते हैं करियर फाइंडर या जॉब फाइंडर टेस्ट बोलते हैं। इसको 45 मिनट्स का होता है। स्टूडेंट आके इस टेस्ट को देता है और उसको 16-17 पन्ने की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आके बनती है कि तेरा लर्निंग पैटर्न कैसे है। टेस्ट ये आज कई जगह अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। क्या नाम हुआ टेस्ट? साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं इसको, करियर फाइंडर टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर फाइंडर टेस्ट। और ये स्टूडेंट देते हैं और इनको 16-17 पन्नों की एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट इनको बताती है कि तुम्हारा लर्निंग पैटर्न क्या है। क्या तुम देख के ज़्यादा सीखते हो, क्या तुम सुन के ज़्यादा सीखते हो, क्या तुम लिख के ज़्यादा सीखते हो, क्या तुम करके ज़्यादा सीखते हो, क्या पैटर्न है तुम्हारा, किस स्ट्रीम में तुम्हें जाना चाहिए। 3000 जॉब रोल्स में से कितने जॉब रोल तुम्हारे साथ सेट होते हैं, वो ये जॉब रोल्स है। अब तुम इन जॉब रोल्स के साथ में तुम ये स्किल और ये पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। और ये करीबन 2 लाख बच्चों ने दिया है और विद 78% एक्यूरेसी है। जो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, जो ये मुझे पैटर्न दे रहा है मैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो आज ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। मैं इसके बाद भी बोलता हूँ कि उन पेरेंट्स के लिए जो डिसाइड करते थे आज तक, मैं अब बताऊँ आपको, बहुत चेंज हो गया ज़माना। मेरी 12 साल की बेटी है। थोड़े दिन पहले मैं उससे बोल रहा था कि आपको बड़े होके ना मैं फाइनेंस में भेजना चाहता हूँ, आपको फाइनेंस अच्छा है लड़कियों के लिए। तो बोलती है पापा रुक जाओ, अब आप मेरे पे जोर नहीं चला सकते, मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या बनना है। तो ये तो चलो टियर 1 के कॉन्फिडेंट बच्चों की बात होगी, पर टियर 2 पे अगेन आते हैं वापस हम कि वो कैसे ढूंढें। एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, और आज इन्फॉर्मेशन ना हर जगह है। आप मोबाइल ऑन करो, आपको पूरी दुनिया इन्फॉर्मेशन की है आपके पास। यूट्यूब क्या कितने सारे। सर वो करियर फाइंडर जो टेस्ट है उसका लिंक आप दे देना, मैं एक बार पॉडकास्ट के नीचे लगा दूंगा। बिल्कुल कोई, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इनफैक्ट आपको बोलता हूँ कि 2-4 लोगों से करवा रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट आप पढ़ना, उसके बाद आपको समझ आएगा कि यार ये तो इतना अच्छा है, मेरे घर के बच्चों को करवाओ। ऑफिस में करते हो अपने स्टाफ, और ये 10th के लिए भी है, मतलब 10th के बच्चे के लिए भी है, 12th के बच्चे के लिए। ये मेरा क्वेश्चन था कि भाई बच्चा कब सोचे, ये 10th के टाइम पे, 12वीं करने के टाइम, या करने के बाद, ये क्या टाइम है इस टेस्ट को करने का बेस्ट? क्योंकि अगर 10th में कर लेगा तो उसको साइंस कॉमर्स आर्ट्स के थोड़ी के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, 10th में आ जाएगी। और 12th के अंदर फिर उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन की आ जाएगी कि मैं हायर एजुकेशन में किस स्ट्रीम को मैं चूज। क्योंकि अगर मान लो 12th करके 12th साइंस में कर ली और उसका टेस्ट कहता भाई तू कॉमर्स के लिए सूटेबल है, हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो 10वीं में 10th क्लास के बच्चे को ये टेस्ट कर लेना चाहिए। तो उसको आइडिया लग जाएगा मेरा स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम चूज कर ले, और स्ट्रीम के बाद फिर आगे करियर खुल जाएंगे उसके आगे। डन सर। तो अब सर मुझे बताओ, आपने एक चीज कही कि भाई अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, 1200 यूनिवर्सिटी है, टॉप 100 है, आपको लग रहा है कि मेरा 200 तक तो नंबर ही नहीं है, मेरे को मिलेगी 201वीं या 501वीं, तो भाई तू करे ही मत। तो अगर वो ना करे तो फिर क्या करे? सर वो आज अपने पेज पे ऑनलाइन में बेस्ट उन 200 जो उन टॉप 100 में से ऑनलाइन कोई भी चुने, क्योंकि सारी जो ऑनलाइन है वो टॉप 100 में ही आती है। हमारे देश ने कानून ही ऐसा बनाया है कि सारी 1200 यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकती है। जो देश की टॉप 10 है, टॉप 100 है, सिर्फ वही ऑफर कर सकती हैं। तो आप राजस्थान के किसी छोटे से गांव में बैठ के भी आप पुणे, बैंगलोर की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, उसी फैकल्टी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करने के साथ साथ आप आगे जाके, अगर आपको जयपुर आना है आप जयपुर आओ, आप दिल्ली आना है, नोएडा आना है, गुड़गांव आना है, वहाँ पे कोई भी छोटी सी जॉब आप स्टार्ट करो, साथ में इंटर्नशिप करो, 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये आपको मिले, 7 बाय 7 पढ़ते रहो। और बेस्ट पार्ट ऑनलाइन का मैं आपको बताता हूँ, 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर करके आप इसको छोड़ सकते हो, आप छोड़ के चले जाओ, आप काम करते रहो। आपको लगता है 1 साल बाद आप वापस आओ, आप वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। ये ओल्ड ट्रेडिशनल वे नहीं रहा कि मैंने अगर 1 साल के बाद छोड़ दिया और मैं 2-3 साल बाद वापस आया, मुझे दोबारा वो 1 साल करना पड़ेगा। मैंने 1 साल के क्रेडिट अर्न कर लिए। एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो अगले 3-4 साल के बाद में 10th की मार्कशीट बंद हो जाएगी, 12th की मार्कशीट बंद हो जाएगी, सारी डिग्रीज मार्कशीट सब हट जाएंगी पेपर वाली, सिर्फ क्रेडिट रह जाएंगे। तो मैंने अगर 10वीं कर ली है तो मुझे ये क्रेडिट मिल जाएगा, 12th कर लिए तो मुझे ये क्रेडिट मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया तो मुझे इतना क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट सिस्टम हो जाएगा। और इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। पहले डिग्री 3 साल की 5 साल तक ही कंप्लीट कर सकते हैं। NEP में है क्या? NEP में है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट दिया जाए। और इससे भी बेस्ट पार्ट, इसमें MNP अलाउ कर दिया है। MNP में टेलीकॉम का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी।
पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो मुझे 3 साल वहीं पर ही रहना पड़ेगा। पर आज MNP ऑन कर दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी मैंने फर्स्ट ईयर एक्स यूनिवर्सिटी से किया, सेकंड ईयर वाई यूनिवर्सिटी और थर्ड ईयर जेड यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। तो बेस्ट पार्ट इसका ये है। तो सारी यूनिवर्सिटीज को अपनी भी क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे से एडमिशन ले लिया तो अब उसको फंसा लिया, तो फंसा लिया वो, अब वो 3 साल कहाँ जाएगा, पहले सेमेस्टर के बाद कल आके वो निकल सकता है। क्या बात है। तो सर एक जो बताओ, मैं अगर मान लो कोई एक्स कॉलेज, मैं बोलता हूँ मैं देश का अभी 11वें नंबर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी मैंने पकड़ ली, उस यूनिवर्सिटी का मैं ऑफलाइन प्रोग्राम कर रहा हूँ वर्सेस मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, उसमें क्या तो सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी है कि सेम फैकल्टी मिलेगा, सेम सिलेबस मिलेगा। अच्छा। और जो सिमिलरिटी नहीं है वो मुझे पीयर का बच्चों का साथ नहीं मिलेगा। ऑफलाइन वाला जो वो ऑफलाइन वाला कैंपस नहीं जा सकता। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मुझे ना सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अगर मैं ऑनलाइन में हूँ, मैं ऑफलाइन में अगर एक दिन कॉलेज नहीं जाऊंगा ना, मैं नहीं उठूंगा टाइम से, तो मेरे घर वाले से पहले शायद मेरे पड़ोसी पूछेंगे मेरे घर वालों से कि आज एक कॉलेज क्यों नहीं गया, गया नहीं, क्या बात है। ऑनलाइन में कोई पूछेगा नहीं। तो यहाँ ना थोड़ा सा मुझे सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मुझे कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म। एग्जाम वगैरह भी सेम होते हैं? एग्जाम वगैरह मतलब 100% सेम रहता है, सारा सिलेबस, सारी फैकल्टी, सब कुछ सेम है। मतलब एग्जाम सेम डे होगा, सेम पेपर आएगा, सेम पेपर आएगा। हाँ, डिग्री जो मिलेगी सेम वैल्यू, बिल्कुल सेम रहेगी। उस पर कोई स्टैंप नहीं लगेगा कि ये ऑनलाइन मोड के थ्रू ली थी। अच्छा। लेकिन सर अभी जैसे आपने बताया, नॉर्मली ऑनलाइन वाले गेम में उसके जो कहते हैं ना परसेप्शन, जो कहते हैं लोग कहते हैं यार ऑनलाइन डिग्री लिए, ऑनलाइन डिग्री तो जो कमजोर बच्चे हैं वो लेते हैं, या जो जुगाड़ वाले बच्चे हैं वो लेते हैं। परसेप्शन उसका ही बना रखा है कि यार ऑनलाइन तो कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला हिसाब है। राहुल जी, अभी ना तो ये आया है, अभी तो ये बहुत पुराना हुआ नहीं है। अभी तो इसको 10-15 साल ये सुनने में शायद नहीं आएगा, क्योंकि अगेन सिर्फ क्वालिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वही इसमें ऑफर कर रही हैं। वो भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेंगी, वो ऑनलाइन स्टार्ट ही नहीं करेंगी ये इस माइंडसेट से कि मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ऐसी बातें होने लग जाएंगी, मेरी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज की ऐसी बातें होने लग जाएंगी। तो अभी तो इसको आए हुए आज 6वां ही साल है, और मैं ये देख रहा हूँ कि एजुकेशन में आप कोई भी कॉन्सेप्ट 1 साल 2 साल 3 साल तक टेस्ट कर सकते हो, और अगर वो 4th ईयर नहीं एक्सेप्ट किया गया तो फिर वो फ्लॉप है, वो नहीं चलेगा। क्योंकि मैं पर्सनली 18 साल से देख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर आप इंडियन स्टूडेंट को, लर्नर को कुछ भी बोलने जाओगे ना कि ये कर ले, ये बढ़िया कोर्स आया, ये वो मान लेगा आपकी बात, 100% बात मानेगा, माननी है उसको, मानता ही है। पर वो करके अगर उसको आउटकम नहीं मिलेगा ना दूसरे साल तीसरे साल, तो वो फैला देगा उस बात को कि ये ठीक नहीं है। तो ऑनलाइन को मैं बहुत करीबी से बहुत सारे HR नेटवर्क में भी देखता हूँ कि HR तुम लोग भी मानते हो या नहीं मानते हो कि ये ठीक है कि नहीं है बच्चा ये, तो वो भी बोलते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेशन उससे कम रहती है, क्योंकि जो रेगुलर में पढ़ता है वो शायद उस कोर्स की 10 लाख रुपए फीस देता है, ऑनलाइन वाला 1 लाख रुपए देता है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वो 1 लाख रुपए के हिसाब से रहती है कि मेरा पैकेज मुझे 5,000 से 10,000 की नौकरी भी मिल जाएगी तो अच्छा है, पर जिसने 10 लाख रुपए दिए होते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि मुझे 5 लाख रुपए से कम की बॉस प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, मैं उसके लायक ही नहीं बना नीचे वाले के। तो ये बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो रही है। ओके। को टाइमिंग अच्छा प्री रिकॉर्डेड सेशन है या फिर लाइव सेशंस ही होते हैं? मंडे टू फ्राइडे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, सैटरडे संडे इनकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस आती है, जिसमें की फैकल्टी आती हैं और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है तो उसके लिए ऑनलाइन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर कॉलेज में नॉर्मल व्यक्ति है तो भाई वो तो पहले उठेगा, रेडी होगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर क्लास है, फिर पार्किंग, ट्रैफिक, 10 चीज। राहुल जी बड़ा सिंपल है, एन नंबर ऑफ चीजें नहीं, और एक बड़ा सिंपल है। टॉप 100 के बाद में ना जिस यूनिवर्सिटी में आप भेजना चाह रहे हो ना, उसमें आप अंदर जाके देख के आओ, इंफ्रा के अलावा क्लासरूम में बैठ के देख के आओ, उन बच्चों का लेवल देख के आओ, आपको बहुत खराब लगेगा कि यार मैं क्यों इनको धकेल रहा हूँ गलत जगह। कम से कम इनको वो वीडियो मिल जाए, वो लेक्चर मिल जाए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी का फैकल्टी दे रहा है। अब ये पढ़े ना पढ़े तो इसकी मर्जी है, क्योंकि देखो अगर वो एडमिशन लेने के बाद भी नहीं पढ़ेगा तो यार वो रेगुलर में भी तो पढ़ ही नहीं रहा था इतने सालों से, वो रेगुलर में भी तो क्या ही कर रहा था। तो ऑनलाइन में भी आके उसको बेस्ट फैकल्टी मिल गई, बेस्ट सिलेबस मिल गया, बेस्ट क्वेश्चन पेपर मिल गया, बेस्ट सारा मटेरियल बेस्ट मिल गया, उसके बाद भी अगर वो नहीं करना चाहता है तो फिर कोई क्या ही कर पाएगा। तो सर किस टाइप के स्टूडेंट के लिए आपको लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा बेटर है? Tier 2 Tier 3 के स्टूडेंट के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता शहर जाना, हाँ सस्ता भी तो है, तो अगेन जो अफोर्ड नहीं कर सकता शहर जाना। सर कितना कंपैरिजन हुआ, मतलब अगर मैं 10% 100 अगर 100 रुपए है तो 10 रुपए है यहाँ का खर्चा, इतना अफोर्डेबल है ये। और उसके बाद भी आप EMI में पे कर सकते हो फीस, मतलब लोवेस्ट EMI 2,999 की EMI से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की 30,000 40,000 रुपए एक साथ ही देनी पड़ेगी, नहीं, आप EMI पे भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं। तो एक तो ये बच्चा हो गया जो 2 Tier 3 Tier में है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता।
बहुत सारे बच्चे वो आते हैं जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था पर मोटिवेशन खो दी थी। एक्चुअली मोटिवेशन नहीं खो दी थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला था। जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया छोटी सिटी में भी, क्या उसने मोटिवेशन खो दी कि मैं करना ही नहीं चाहता? ऐसा नहीं होता। वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि ये कोर्स, ये यूनिवर्सिटी में एक्चुअली पढ़ाई नहीं होती, मैं जाके करूँगा भी क्या। तो ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल। ये ड्रॉप आउट होने के बाद में फिर रियलाइज़ करते हैं कि मुझे फॉर्मल एजुकेशन में वापस आना है। ये लोग आते हैं। बहुत सारे फीमेल्स के लिए गेट्स ओपन हो गए हैं। फीमेल्स को जिनको बाहर नहीं भेजा जाता, जिनको मेन शहर नहीं भेजा जाता। आज भी राजस्थान में एक बड़ा कमाल का फैक्ट बताता हूँ आपको, फीमेल इनरोलमेंट रेशो लोवेस्ट है हमारी कंट्री में। तो अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, तो उसमें 25% सिर्फ लड़कियां होती हैं और 75% लड़के होते हैं। तो बहुत अच्छा डोर ओपन हुआ है उन गर्ल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जिनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो वो आज घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकती हैं, एंड दोज आर मोर सीरियस देन बॉयज ऑलवेज। तो ये बहुत अच्छा डोर खुला है इनके लिए। तो मीडिया की लाइन होती, बेटियों ने मारी बाजी आदमी क्या कर रहा है, लड़के क्या कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये अभी आपने बताया वर्किंग प्रोफेशनल्स एनीवन, इसमें कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है? तुम 12वीं पास ही, मतलब एनीवन कैन डू? हमारे पास में 68 ईयर ओल्ड वुमेन है पुणे से, एक मैम है जो 68 ईयर ओल्ड है, और वो पढ़ाई कर रही है। वो बोलती है मैं अब अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ लाइफ में, अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मैंने सोचा था। सर एक चीज़ आती है, जैसे आज की डेट में स्टूडेंट, जैसे मैं कोई कॉलेज वगैरह में मैं भी कभी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जैसे पूछते हैं कि भाई आप क्या बनोगे, तो मोस्टली मैं बोलूँगा कि कंटेंट, वो यूट्यूबर बनोगे या कंटेंट क्रिएटर बनोगे, तो मैं कहता हूँ कि 80-90% हाथ खड़े हो जाते हैं। सर्वे भी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी आ रहा है कि 70% आदमी कह रहा है कि यार मैं तो क्रिएटर बन जाता हूँ मैं। तो ये कितना सही ऑप्शन है कंपेयर टू अदर डिग्री? मैं इस पे तो आंसर देता ही हूँ, पर इसमें आप भी मुझे सप्लीमेंट करना आंसर को, आप भी देना मुझे। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये ना साइड हसल रह सकती है, साइड ऑप्शन रह सकता है। इसको प्लीज़ करिए, अगर कर सकते हैं तो ट्राई करिए, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। अगेन बहुत कम इक्विपमेंट कॉस्ट के अंदर आप ये काम कर पाते हैं। मैं कहानी शेयर करता हूँ सवाई माधोपुर के एक छोटे से बच्चे की, जो ना 19 साल का है और छोटे बच्चों को आर्ट्स सिखाता है घर में, कि पेपर से क्या क्या बना सकते हैं यूट्यूब पे, और अच्छा फैन बेस है। और 3-4 साल बाद अब जयपुर आके रहने लगा है और अब ऑनलाइन डिग्री परस्यू कर रहा है। तो वो ये अपना कंटेंट का काम कर रहा है, और अच्छे पेरेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं और वो सीखते हैं कि पेपर से क्या क्या बन सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर तू ये काम कर ही रहा है तो यही करता रहता और फॉलोअर्स बढ़ाता अपना, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, तूने क्यों जयपुर आया और BCA में एडमिशन लिया? तो बोलता है कि ये मेरा ना लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा मेरा ये। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर देखे हैं जो जिन्होंने एक टाइम पे तो बहुत कमा लिया पर आज जीरो हो गए हैं। तो मैं प्लान बी को भी साथ में रखना चाहता हूँ। प्लान ए पे काम करता रहूँगा मैं, तो इसको साइड हसल रखो, पर प्लान ए मत बनाओ उसको कि मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही बनूंगा, क्योंकि ये कब नीचे आ जाएगा, कब जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं पता है। और हाँ, अगर आप में आर्ट है और अगर आप में वो स्किल है कंटेंट बनाने की, आप वो है, तो आप जाओ। पर अगेन मैं एक यूट्यूबर को जानता हूँ जो एक वीडियो में उतना कमा लेता है जितनी उसकी मंथली सैलरी है, पर वो फिर भी jॉब नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं जॉब छोड़ दूंगा तो कल को अगर ये जीरो हो गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये साइड हसल को इसको रखो, ऑन रखो, पर अपना प्लान बी पे काम करते रहो। इस बार मैं आपके साथ तो हूँ क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है, ये वैसा ही है कि आप स्टार्ट करते हैं, पीक आता है, फिर डाउन आता है, और एक दौर है, बस वो दौर के बाद चला जाएगा, मोटा मोटी यही है। तो वो दौर जब तक है अपन को लगता है कि सब छोड़ दो, यही है, लेकिन बाद में ये दौर चला जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें याद आएंगी। तो ये साथ में रहना चाहिए एनी डे 100%। और वो जो आपने कहा ना कि ये जो लोग अगर इसमें आते हैं ना कि क्रिएटर बनेंगे, 10 लाख महीना कमाएंगे, वो शाहरुख खान वाली बात है कि ठीक है एक आता है शाहरुख खान बना देता है, बट वो बाकी की भी तो पूछो कौन क्या बना रहा है। और इसी बात पे अगर बात करें तो फैक्ट बता देता हूँ, 9 out of 10 कंटेंट क्रिएटर डोंट मेक मनी, मोनेटाइज नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं तो ये जनरस होकर 10% बता दिया, डीप में जाएंगे तो ये 8 भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर वो जो एक दोस्त बन गया, उसने पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला, पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला दिया है कि इसमें इतना पैसा मिल गया। सर अभी बात करते हैं कॉलेज विद्या पे, जो भी आप पे भी, आप कहते हैं 18 साल का आपको जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और आपने उसके बेसिस पे कॉलेज विद्या स्टार्ट की। तो सबसे पहले कॉलेज विद्या का आइडिया कहाँ से आया? कॉलेज विद्या का आइडिया आया मुझे अपनी जॉब से। जॉब करता था एक यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर की मुझे बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना पड़ता था, और मुझे लगता था कि मैं क्यों उन बच्चों को इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में धकेल रहा हूँ जिसमें ये भेजे नहीं जाने चाहिए। तो वहीं से ये आइडिया आया कि इन बच्चों को क्यों नहीं पता है कि इनके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्यों इनको आके बता रहे हैं, ये खुद इनके पास खुद कोई। पहले आप काउंसलिंग में थे जैसे? मैं पहले काउंसलिंग में था, तो वहाँ से पे लगा कि इनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा जगह क्यों नहीं है जहाँ पे जाके खुद एक्सप्लोर कर सके। कोई क्यों जाके इनको बता रहा है कि तुझे ये करना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन क्यों नहीं है।
तो स्टार्टिंग इसकी राहुल जी ऐसे हुई थी कि एक सिर्फ डायरेक्टरी बनाने का प्लान था कि एक डायरेक्टरी बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इन यूनिवर्सिटी से हम लोग पैसा लेंगे डायरेक्टरी का। पर गेम सारी फ्लिप हो गई जब स्टूडेंट्स के फ़ोन आने लग गए कि हमने ये रिसर्च तो वेबसाइट पे कर ली है, अब प्लीज़ मुझे गाइड भी करिए। तो हमने स्टार्टिंग में गाइड नहीं किया, पहले अपना मन बनाया कि ये बड़ी बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबल जॉब है किसी को ये बताना कि तू क्या कर, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि इरिवर्सिबल है, वापस नहीं आ पाएगा वो कि 3 साल मेरे वापस दे दो मुझे, वापस मैं आ जाता हूँ फिर मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, ये ठीक नहीं की। तो हमने सोचा कि नहीं ठीक है, इसको हम लोग पूरा रिसर्च बेस्ड बनाते हैं, लॉजिक ओरिएंटेड बनाते हैं, कंपैरिजन बनाते हैं, उसके लिए क्या बेहतर है ये सारा डेटा बनाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डेटा, और स्टूडेंट्स से ही लाते हैं। तो यहाँ से हमने मदद करना स्टार्ट किया और ये धीरे 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 आज 10 लाख बच्चे इस पे हर महीने आते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, और आज तक हम करीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स की मदद कर चुके हैं जो कि उनकी चॉइस ऑफ डिग्री वो कर रहे हैं, कईयों ने कर ली है कंप्लीट। उनको एक कम्युनिटी देते हैं ऑनलाइन लर्नर्स की अक्रॉस दी वर्ल्ड, क्योंकि इसमें ऑनलाइन है तो इसमें कोई जियो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंडिया के बच्चे हों, तो उन्हें कम्युनिटी देते हैं। इन स्टूडेंट्स को डे 1 पे इंटर्नशिप्स की ऑप्शन देते हैं कि डे 1 पे ही आप इंटर्नशिप लग जाओ, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको ना बहुत कॉस्टली मैन पावर मिल जाती है जिसको वो अगले 3 साल ट्रेन कर सकते हैं जब तक वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो वो मात्र स्टाइपेंड 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 में मान जाता है ये बच्चा। तो इन बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आज मिल रही है। इंटर्नशिप भी दे देते हैं? इंटर्नशिप भी मिलती है। तो सर कुल मिला के अगर मैं इसको बात करूं कि भाई एज ए काउंसलर आपने जो प्रॉब्लम देखी, आपने कहा इतनी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कॉलेज विद्या बना। तो कॉलेज विद्या पे भी मेरे और सवाल भी आएंगे, बस एक बार ये काउंसलर वाला जो करंट इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या समस्या और कैसे ऑपरेट करता है, ताकि बहुत सारे बच्चे आज भी काउंसलर के थ्रू काम करते हैं तो एक बार उनको आइडिया लग जाए कि यार ये ऐसे ऐसे होता है, हमको थोड़ा बचना चाहिए। तो ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है काउंसलर वाला? काउंसलर वाला इकोसिस्टम ऐसे काम करता है, देखिए इसको काउंसलर्स बोलते हैं, इसको करियर एडवाइजर्स बोलते हैं, इसको एजुकेशनलिस्ट बोलते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स हैं इनके। ये टर्म स्टार्ट हुआ था एक्चुअली 12th क्लास के बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनको काउंसलिंग कर पाए, यानी कि क्योंकि देखिए उसके फादर एक जॉब प्रोफाइल में है, उसको उन्हीं के बारे में पता होगा। तो इन स्टूडेंट ने आके ना शुरू किया था इन काउंसलर्स के पास आना और पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। इन काउंसलर्स ने बिना जाने स्टूडेंट को कि तुझे तेरे लिए क्या सही है, तेरे लिए क्या सही नहीं है, बैक ऑफ द माइंड उसका जहाँ पे पार्टनरशिप थी जिस यूनिवर्सिटी में उसमें भेजना स्टार्ट कर दिया, और स्टूडेंट वहाँ पे चले भी उसको विश्वास करके, और 3 साल बाद पता लगा कि वो तो काम का था ही नहीं, पर कोई पीछे जाके अब किसको क्या ही पकड़े। तो इस तरह ये नेटवर्क काम करता है और ये डीपली हर पिन कोड तक पहुँच चुका है इंडिया के, कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आपको बताऊं, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ बिना इस काउंसलर्स नेटवर्क के चल ही नहीं सकती है। तो ये इसी तरह काम करता है कि ये काउंसलर्स पहले ही इतनी सारी रेगुलर की सीटें ले लेते हैं और फिर फीडर बन जाते हैं इनके अंदर बच्चों को भेजने के लिए। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज़ का जो कुछ इकोसिस्टम टाइप हो गया, कुछ एजेंट्स बोल दो या इनको जो भी आप एजेंट्स बोलो, इनके वॉलंटियर्स बोलो, इनके जॉब वाले बोलो, पेरोल वाले बोलो, ये पिन कोड तक जाते हैं, बच्चों तक जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं कि ठीक है वी विल गाइड यू अबाउट द राइट करियर, और वो कहने का है कि वी विल गाइड यू अबाउट राइट करियर, वो आपको वहीं भेजेंगे जहां उनको भेजना है, क्योंकि उनका कमीशन या उनका जो भी बेनिफिट है वो उसमें तय है। और ना बच्चा समझता है ना पेरेंट्स समझता है, वो कहते हैं भाई साहब कह ही रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने सारे बच्चों को भेज दिया तो इसको भी मेरा अच्छा ही होगा। हाँ, इतने को भेज दिया, सही बात है। और भैया दिखाई रहे हैं बिल्डिंग कितनी अच्छी है, भैया दिखाई रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, भैया 1 करोड़ का पैकेज दिखाई रहे हैं, तो वो बच्चा अगर Tier 2, 3 का है, ज़्यादा नहीं जानता, तो उसके लिए तो यही बड़ी बात है। और सर मेरे को भी ये जो आपने कहा ना, ये मैंने अभी आपने कहा तो मेरे दिमाग में जस्ट आया कि ये कोई गाँव का बच्चा है, उसके पेरेंट्स को अगर आप अंदर बुला के एक बिल्डिंग दिखा दो, इतना बड़ा गार्डन दिखा दो कि अरे मेरा बेटा यहाँ बैठेगा, अच्छा मेरा बेटा यहाँ पढ़ेगा, तो वो खेत बेच के पैसा देगा उसको, तो वो खेत बेच के पैसा देगा, क्योंकि उसको लगता है जो मैंने इतनी बढ़िया जगह आके तो कुछ हो ही जाएगा। वो ये नहीं देखता कि पढ़ाई इतनी बढ़िया जगह अगर बैठेगा, इतने लोगों के बीच बैठेगा, तो मेरा बच्चा कुछ तो कर ही लेगा। तो ये वाला है कि इसीलिए टीचर से नहीं मिला रहे, विजिट वाला पार्ट कर रहा है। तो सर अभी जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कहा कि हम काउंसलिंग आप कर रहे हैं, कोई बंदा मुझे काउंसलिंग कर रहा है, तो पहली बात उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है जो काउंसलर है? पहली बात तो वो अगेन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। हमारे एक पूरा प्रोसेस है जिसपे हम अगेन साइकोमेट्रिक के थ्रू जानते हैं कि वो दूसरे
जो दूसरा जो स्टूडेंट आ रहा है उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा, क्या सवाल पूछने जाएंगे, तो पूरी एक रिगरस ट्रेनिंग होती है। हम लोग पूरी 1.5 महीने की ट्रेनिंग पहले करवाते हैं। अच्छा, काउंसलर्स की ट्रेनिंग अच्छा, करवाते हैं। जैसे आप बच्चों का टेस्ट होता है कि तुमको क्या करना है, काउंसलर वैसे भी का काउंसलर का टेस्ट होता है कि तुम काउंसलिंग के लिए फिट हो नहीं है। उसके बाद में हम लोग इंडस्ट्री से भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं अपनी काउंसलर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल विजेंद्र सर हैं, आमोक जी जो रामायण की विजडम लेके आते हैं, वो हमारे बोर्ड ऑफ मेंटर हैं। तो वो आके टाइम टू टाइम हमारे काउंसलर्स को बताते रहते हैं कि स्टूडेंट को समझना कैसे है, बाहर चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम इन काउंसलर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं। और फिर एक क्वालिटी चेक सिस्टम बहुत अच्छे से रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। सीरियस इसका प्रीमाइस ही उससे है ना, आपने वो गलत होते देखा तभी तो कुछ बनाया, और ये बनाया उसमें भी गलत हो जाए तो फिर तो और ये बड़ा सीरियस बिजनेस है, ये बड़ा सीरियस काम है जो हम लोग कर रहे हैं। कोई मजाक की बात नहीं है कि हमने उठाया फोन और इधर उधर करने के लिए बोल दिया। ये बड़ा सीरियस काम है ये। उसका करियर डिपेंड करता है पूरा, उसकी पूरे उसके मम्मी पापा का ध्यान वो कैसे रखेगा और अपनी फैमिली कैसे बनाएगा, ये पूरा परिवार डिपेंड है, एक बच्चा नहीं है। तो सर जैसे अभी आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म अनबायस रहे? यहाँ भी तो हो सकता है आपके कितने काउंसलर्स हैं टोटल? हम लोग करीबन 800 हेडकाउंट टीम है ऑफिस में, और हम लोग मेक श्योर कैसे करते हैं, तो हमारा डे 1 पे एक प्रिंसिपल था कि हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी यूनिवर्सिटी का पेड प्रमोशन अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट की बात नहीं करूंगा, पर मैं किसी दूसरी वेबसाइट को नहीं जानता कि जो पेड प्रमोशन नहीं करती है। एवरीवन डज, हर कोई करता है। हमने डे 1 से नहीं किया। हमने हर यूनिवर्सिटी से एक इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर लिया, क्योंकि हमारी वेबसाइट बच्चे के लिए फ्री है, हम बच्चे को कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर किया, तो यहाँ से हम बाइज नहीं होते कि एक्स में इतना पैसा मिलेगा तो एक्स में इधर भेजो, या वाई में भेजो, या जेड में भेजो। एक्स वाई से पैसा सेम है, मतलब जो भी आपका सेम है, सबसे सेम है। तो हम लोग किसी को भी इंसेंटिवाइज ऐसे नहीं करते कि ए पे ज़्यादा करो या बी से ज़्यादा करो। हमारी बेसिक सिंपल रहती है कि बच्चे के जो हमने बच्चे से सवाल पूछे हैं उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो डिग्री करने की, वो फुलफिल हो। और कोई पेड प्रमोशन नहीं, किसी से हमने आज तक पैसे नहीं लिए। हालांकि हमारी वेबसाइट पे, हमारे ईमेल्स पे बहुत सारी मेल्स आती रहती है। हर महीने साल भर में 2-4 बार मेल आई जाती है कि आप हमारा ऐड करिए, आप हमारा ऐड करिए। पर बिलीव मी, हमारी वेबसाइट पे आज तक एक भी बैनर पे हमने किसी यूनिवर्सिटी का बैनर नहीं लगाया। तो अभी कितनी यूनिवर्सिटी एनरोल्ड है आपके साथ? हम क्योंकि ऑनलाइन में काम करते हैं, तो हम सारी टोटल जितनी भी ऑनलाइन में अवेलेबल है 120 की 120 यूनिवर्सिटीज सारी कंपेयर करने के लिए अवेलेबल है वेबसाइट। तो इनकी ऑनबोर्डिंग में डिफिकल्टी आई शुरुआत में? ऑनबोर्डिंग में नहीं आती है, ऑफबोर्डिंग में आती है। अच्छा। कई बार कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हमने ऑनबोर्ड कर ली जो बाद में स्टूडेंट्स के फीडबैक के कारण हमने ऑफबोर्ड करी। तो उस ऑफबोर्डिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हमने 3-4 यूनिवर्सिटीज को पीछे ऑफबोर्ड किया, क्योंकि हम ना एक रिव्यू सिस्टम चलाते हैं जिसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई हटवाने के लिए कहीं से भी आ जाए, कितने पावरफुल आदमी आ जाए, पर हम लोग नहीं हटाते। तो बच्चों के जब लर्नर्स के रिव्यू खराब आने लग गए कि सुबह 8 बजे क्लास थी बट टीचर ही नहीं आया, मेरे एग्ज़ाम में मैं फंस गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा था, मैं फंस गया, किसी ने हेल्प नहीं करी। तो हम क्योंकि सपोर्ट सिस्टम भी चलाते हैं इन बच्चों का, अगेन क्योंकि एडमिशन कराना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है इनका। इनको ग्रेजुएशन तक लेके जाना, इनको कंप्लीट कराना वो चैलेंज है। तो एडमिशन करना तो बहुत ईजी है, मतलब वन टाइम किसी को बोलना कि एडमिशन ले ले, वो ले लेता है। असली कहानी तो उसके बाद स्टार्ट होती है। तो मतलब एडमिशन से लेके ग्रेजुएशन तक उस टाइम तक पूरा सपोर्ट रहता है? पूरा सपोर्ट रहता है। पहली चीज़ रहती है कि ये लोग ना बिजी होते हैं, कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, इनके पास असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं होता है। तो हम इन्हें पुश कर करके कि ये तो सर, हम इनसे फीस तो लेते नहीं लेते ना स्टूडेंट से फीस, तो आपका इसमें मतलब आपका सेवा ही हमें यूनिवर्सिटी से आता है, हमें एडमिशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी से आता है, तो हमारा ब्रेड एंड बटर उससे चलता है। पर हम स्टूडेंट के पीछे रहते हैं। कराना तो उसमें यूनिवर्सिटी क्यों देगी हमारा? क्योंकि देखिए ये कंप्लीशन पे है, क्योंकि हम कराते जाएंगे और कंप्लीशन ही नहीं होंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर ये चलेगा भी नहीं। क्योंकि आप 100 बच्चों को ले आए, कंप्लीशन ही कोई नहीं कर रहा, तो आप कितने नए 100 को लाते हो? ये 100 बाकियों को बोलेंगे कि कंप्लीशन ही नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। तो कंप्लीशन एक्चुअली चैलेंज है। इसके तो बेसिकली मैं बोलूँ कि कॉलेज विद्या पे हम डिस्कवर कर सकते हैं कौन सी चीज़ अवेलेबल है हमारे वो टेस्ट के द्वारा कि हमारे लिए क्या ठीक है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों में, फीस में, टाइमिंग में, रियल रिव्यूज देख सकते हैं, और एलुमनाई से बात कर सकते हैं। जो करंट कोर्स कर रहा है उससे बात कर सकते हैं, जो जिसने ये कोर्स कर लिया है उससे बात कर सकते हैं। आउटकम्स को मैप कर सकते हैं, जिन्होंने कोर्स कर लिया उनसे जान सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद में आउटकम्स क्या क्या होते हैं, आप क्या कर रहे हो, और जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। जो आज कर रहा है उससे फीडबैक मिल जाता है। तो ज़रूरी है ये एलुमनाई वाला, ये कोई नहीं देता है। सर एक और चीज़, एज अ बीइंग अ सीए मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपकी कंपनी के मैं इस तरह से देख रहा था पूरी, आपने अभी तक फंडिंग नहीं ली, कोई विशेष कारण? पहली कंपनी जब बनाई थी 2007 में,
और सारी पहली फंडिंग जो है अपने पापा का पीएफ का पैसा और अपना घर मॉर्गेज करके उसमें लगा दिया था। तो अच्छी चीज़ क्या हुई कि हमने उसको धीरे धीरे ना एक अच्छे लेवल पे बिल्ड कर दिया। हम लोग बेसिक अकाउंटेंट्स बनाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, टैली पढ़ा के बच्चों को प्लेस कराते थे। और 4 सेंटर दिल्ली एनसीआर में खोले थे। फिर एक टाइम पे 7 कंपनी ओन सेंटर और 80 का रीओन फ्रेंचाइजीज हमने क्रिएट कर लिए थे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। 2009 में 5 करोड़ रुपए की फंडिंग भी ले ली थी। और मैं और मेरे भाई थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि 5 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। इतना पैसा भी कभी आ सकता है क्या किसी एक बैंक अकाउंट में एक साथ। वहाँ से हम लोग प्रेशर में कंपनी ओन सेंटर्स बढ़ाते गए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया और अपनी कैपेबिलिटी पे देखा नहीं कि कितनी कैपेबिलिटी है। 2012 तक वो सारा पैसा खत्म हो गया। इनफैक्ट 2.5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हो गई, 1 करोड़ रुपए घर पे लोन हो गया, घर पे नोटिस लग गए ऑक्शन के, और 1.5 करोड़ रुपए वेंडर्स की पेमेंट के हो गए, दे दिए थे। तो फंडिंग से ना वहाँ से डर लग गया कि फंडिंग आती है तो कंपनी खराब हो जाती है। हाँ, ये भी है कि हमें अकल नहीं थी, हमें समझ नहीं थी। तो इस बार यही कोशिश करी राहुल जी कि फंडिंग ना लिया जाए, ग्रोथ की जाए, ऑर्गेनिक ग्रोथ किया जाए धीरे धीरे। और हालांकि आज मैं क्लोज नहीं हूँ कि मैं फंडिंग के लिए मैं क्लोज हूँ, पर मैं अगेन कोई ऐसा पार्टनर देखूंगा कि जिससे मुझे और उनको मुझसे फायदा हो, कोई ऐसा अलायंस देखूंगा। बाकी मैं उसके लिए ऊपर नहीं हूँ कि कोई आके सिर्फ पैसा लगा के चले जाए और बैठ जाए। सपोर्ट चाहिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, हाँ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मैं देखता हूँ। बिल्कुल सही बात है। वो आपका मैं रिसर्च के दौरान पढ़ रहा था, इंस्पायरिंग स्टोरी सर। वो पहले कहाँ से पहले प्रॉफिट आया, फिर वो लॉस आया, फिर डेट आया, फिर डेट से रिकवरी। और सर आज एक अच्छा 1.5 साल का ऑक्सीजन हमने रिजर्व में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर साल ऑफ द रिकॉर्ड है कि हम लोग हर साल प्रमोटर्स प्रॉफिट निकाल के ले जाते हैं। हमने 5 साल से कोई भी प्रॉफिट निकाला नहीं है कंपनी से। ऑल द प्रॉफिट इज रिजर्व्ड इन द कंपनी। और करीबन 1.5 साल का ऑक्सीजन है हमारे साथ पास में आज। नहीं सर, फंडिंग की जरूरत है। ऐसा कि जब हाइपर स्केलिंग वाले आप बिजनेस ऐसे में हो कि जब भी स्केल आएगा तो यूं आ जाएगा, तो यूं आ ही रहा ना सर। और आया था 10 लाख आदमी, 10 लाख बच्चा हर महीने आ रहा है, कोई छोटी बात थोड़ी है। सर अगले 5 साल का विजन क्या है? जैसे आप अगले 5 साल में इंडिया का एजुकेशन सेक्टर को कैसे देखते हो, और कॉलेज विद्या का विजन कैसे देखते हो? सर मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ होता हुआ देखता हूँ एजुकेशन में, जो आज सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो रही है। मैं देखता हूँ कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन की लाइब्रेरीज खुल जाएंगी। लाइब्रेरीज का मतलब है ऑनलाइन सेंटर्स खुल जाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट फ्री आएगा और देखेगा कि उसको किसी भी टॉपिक पे पढ़ाई करना है, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जो कि अगेन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मैं देखना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन नॉलेज फैलाई जाए हर डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ तक कॉलेज विद्या की बात है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी इंडिया में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ का वो आने वाला है, एक्ट आने वाला है। तो मैं भी देखता हूँ कि अगेन कभी कॉलेज विद्या एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बने और इस ऑनलाइन की मुहिम में ग्लोबल नोन फेस बने कि ग्लोबली हम लोग भी बच्चों की हेल्प करते हैं। और सर क्योंकि आपका विजन इंटेंशन बहुत अच्छे से चालू हुआ था और रनिंग अच्छी हो रही है, तो आई विश यू लक इन दैट। और सर एक बात करें भाई, जैसे जॉब एडमिशन हो गया, उसको आपने सपोर्ट किया, उसकी जॉब ग्रेजुएट हो गया, आप जॉब प्लेसमेंट में उसकी कुछ मदद करते हैं? जॉब प्लेसमेंट की यूनिवर्सिटी भी उतनी मदद करती है जितनी हम करते हैं। तो हमने पोर्टल दे रखा है स्टूडेंट को, जहाँ पे इंटर्नशिप जॉब्स आती रहती है और यूनिवर्सिटी डे 1 से काम करती है। बेस्ट पार्ट, अच्छी बात बताऊँ आपको, ये यूनिवर्सिटीज़ के TNP यानी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में ऑलरेडी 100, 200, 500, 1000 यूनिवर्सिटियाँ कंपनीज रजिस्टर्ड रहती हैं। तो जिस दिन बच्चा ऑनलाइन मेंटर करता है, उसी दिन से उसको ना वैकेंसीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये HR, कई लोगों की जॉब राहुल जी 5वें दिन लग जाती है। एडमिशन लिया और 5वें दिन जॉब लग गई है। तो ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन तो होगी 3 साल बाद, जॉब लग गई है मेरी 5वें दिन ही। तो कंपनी ऑफ दी लोकेशन किसी ऐसी लोकेशन पे कोई कोई बच्चा देख रही होगी और उसको मिल गया कि ये ऑनलाइन के थ्रू कांगड़ा से बच्चा है और मुझे कांगड़ा में ही एक रिसोर्स चाहिए, तो वहाँ पे मिल गया। तो इनकी प्लेसमेंट पे दोनों लोग काम करते हैं। और ये इनके साथ बेनिफिट क्या है? बेसिकली देखो, अगर मैं देखूँ ना, जो पेरेंट्स और बच्चे की आशा होती है कि मैं पढ़ाई कर, गलत है, लेकिन आज के डेट में यही है कि पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि नौकरी लग जाए। तो 3 साल खर्चा करते हैं और इनकम डिले, भाई 3 साल खर्चा, इनकम आएगी 4थे साल, वो भी पता नहीं। ऑनलाइन के केस में क्या हुआ कि खर्चा हुआ 1/10 और इनकम 4 साल बाद नहीं, शायद 4 दिन बाद या 4 महीने बाद ही आ जाए। वो कर तो सकता है, एटलीस्ट वो फ्री है। तो अगर जो व्यक्ति इसके लिए ढूंढ रहा है कि यार मेरे को तो जॉब इसलिए करनी ताकि मैं जॉब मिल जाए, तो उसके लिए तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है कि सस्ते में वो चीज़ मिल रही है, प्लस 3 साल ज़्यादा कमा लोगे आप, या प्रमोशन होगा तो आपका 3 साल पहले आप जॉब में घुस जाओगे, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट है। और राहुल, मैं बताता हूँ 2000 मतलब और 5 साल बाद क्लासरूम ट्रेनिंग कोर्सेज जितने भी हैं,
मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉन प्रैक्टिकल वाले, प्रैक्टिकल जैसे इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल है, डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। तो जितने भी कोर्सेज हैं जिनमें प्रैक्टिकल सीखना नहीं पड़ता है, बच्चा रेगुलर कॉलेज जाना छोड़ देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और 2-5 साल बाद कि अगर ये नॉलेज ऑनलाइन ली जा सकती है, क्लासरूम में बैठे बगैर, क्लासरूम में बैठूंगा तो उसका खर्चा भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंफ्रा बनाती है, उसमें बैठने का खर्चा ही तो लेती है बच्चे से। तो ऑनलाइन में अगर ये ऐसी नॉलेज है जो किताब से और लेक्चर से मुझे मिल सकती है, तो बच्चा ऑफलाइन में रेगुलर जाना छोड़ देगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज ही रह जाएंगे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए। और सर एक चीज ये भी तो है भाई, कॉलेज की फीस तो सबको दिखती है भाई, कॉलेज की फीस मान लो 10 लाख है, वो सबको दिख गई। लेकिन भाई साहब अगर कोई गांव का बच्चा है और वो यूनिवर्सिटी पुणे में है, तो उसकी वो साल में 2-4 बार जो घर रह जाएगा, उसका किराया, वहाँ वो रहने का, हॉस्टल, रहने का, दोनों टाइम का खाना, वो 10 चीजें और भी तो है, प्लस वो घर से दूर है, तो वो बहुत सारी चीजें। तो सही बात है ये, अगर उसको मिला कि यार मान लो मैंने ये भाई साहब, जैसे अभी सर बात एग्जांपल की तो है, बंदा क्यों जा रहा है, वो यहाँ से बंदा अमेरिका जा रहा है या पुणे जा रहा है, क्यों जा रहा है, बोले भाई वहाँ भैया गए थे, उनका पैकेज लगा था 12 लाख का। जिस दिन वो देखेंगे यार ये मेरे पड़ोसी यहीं बैठे बैठे पढ़ रहा था, इसका ही लग गया 8 लाख का, तो जिस दिन ये अच्छे पैकेजेस लगने लग जाएंगे, इन लोगों के स्टोरी वायरल होने लग जाएगी, ये लोग पढ़ने लग बहुत जल्दी होने वाली है। सर मुझे बताइए ये अभी पैकेजेस में कुछ फर्क रहता है ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले? अगेन सर, जब फीस में फर्क रहता है तो इनकी एक्सपेक्टेशन में ही फर्क रहता है। तो आज लो लगते हैं, पर धीरे धीरे ये उस लेवल पे पहुंचते हैं। और ये वाला जो लेवल होता है, ये ग्रोथ का एक्चुअली लेवल होता है। ये नहीं कि 3 साल अपन ने करके और डे 1 पे अपने को 3-5-10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है। यहाँ नौकरी कम से स्टार्ट होती है, 19,000 रुपये मंथली से भी स्टार्ट होती है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी आज 1 लाख रुपए पहुंची है 5 साल के बाद। कौन कौन से ऐसे करियर सर आप बताएंगे जिसमें कि भाई आदमी 1 लाख, जैसे आज की डेट में कोई बच्चा मान लो पॉडकास्ट देख रहा है, वो समझ रहा है कि यार मैं कोई एक करियर ऑप्शन बताऊं मुझे कि जहां पे 1 लाख कभी कमा सकूं, उसका स्कोप हो, तो आज मैं क्या तैयारी करूं? सर मैं अपनी कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा DA डिपार्टमेंट है, डेटा एनालिटिक्स का। आज से 5 साल पहले उसमें एक ही बंदा काम करता था, वो बेसिक एक्सेल पे काम करता था। पर आज इतने सारे टूल्स और इतना सारा डेटाबेस हो गया, और आप यकीन करिए 16 लोगों की टीम है, उसके अंदर करीबन 3 लोगों की 4 लोगों की सैलरी 1 लाख पैकेज से ज़्यादा है। तो डेटा रिलेटेड एनी जॉब, एनी कोर्स जो बच्चा अगर कर सकता है, डेटा माइनिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा सिक्योरिटी हो, डेटा को लेके कोई भी कोर्स करें, तो क्योंकि सर हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड इतना डेटा बन रहा है। हम आप अभी भी डेटा ही बना रहे हैं, तो इतना डेटा बन रहा है। ये डेटा को देखने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होंगे। ये डेटा अपने आप मैनेज नहीं हो पाएगा। तो डेटा की फील्ड में जॉब्स हैं। सर आपको क्या ट्रेंड लगता है कि आने वाले ट्रेंड में एजुकेशन में जो ट्रेंड बदलेगा? जैसे अभी जेनरिक एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी ले लो फिर देखेंगे, बन जाओ MBA फिर देखेंगे, तो आगे आपको क्या ट्रेंड में बदलाव लगता है? मुझे ये जॉब रोल्स की बड़ी क्लैरिटी लग रही है, बहुत क्लैरिटी लग रही है। मैं इसको हर जगह जाके बोल रहा हूँ। जिस भी मैं किसी फोरम पे बैठता हूँ और मुझे मास काउंसलिंग करनी होती है 500, 600, 1000 बच्चों की, तो मैं उसके अंदर भी बच्चों को उस ऑडिटोरियम में भी यही बोलता हूँ कि सारे आज घर जाना और ये सोचना कि मैं काम क्या करूँगा। सिर्फ मैं कोर्स BBA BCA करूंगा, MBA MCA करूंगा, इससे नहीं काम बनेगा। जॉब रोल की क्लैरिटी लेना, उस जॉब रोल के अंदर मास्टर हो जाना। राहुल जी, बहुत जरूरी है कि जब 3 साल बाद हम लोग एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देने जाए ना, तो हमारे पास प्रूफ होता है कि मैं इस जॉब रोल की तैयारी कर रहा था, सर मैंने इस जॉब रोल में ये प्रोजेक्ट किए हैं, ये मेरे असाइनमेंट थे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, या आप देखिए बहुत जबरदस्त एज मिलती है आपको बहुत दूसरे लोगों से। सर इंटरव्यू में अगर आप टेक्निकल टर्म्स की बात कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूट्यूब में किसी की हायरिंग कर रहा हूँ सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में, और कोई बंदा बोले सर वो CPM और CTR, और मैं बोला CPM समझता है तो CTR भी समझता है, यार तू तो समझदार आदमी तू अच्छा। क्योंकि जो अगर पढ़ेगा और प्रैक्टिकल काम करेगा वो वैसी बात करेगा, और वर्सेस कोई जनरल आदमी कि भाई सर देखो बताओ कर लेंगे कुछ, तो डिजिटल मार्केटिंग है सर, बहुत अपकमिंग कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। हर स्टार्टअप को चाहिए होगा, हर शॉप को चाहिए होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए होगा सर, उसके बिना नहीं चलेगी चीजें। सब डिजिटली तो हो गया, सब डिजिटल हो गया, सबके बाद में मोबाइल है, सब इंटरनेट है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम थी कि भाई बच्चा 12 साल स्कूल में पढ़ता है, 4 साल कॉलेज में पढ़ता है, और 16 साल बाद कहता है कि यार मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कंपनियां कह रही है कि यार आदमी नहीं मिलते, आदमी कह रहे हैं कंपनियां नहीं मिलती, तो ये रोल की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कारण है शायद। ये बिल्कुल रोल की क्लैरिटी मिलेगी तो जॉब कंपनियां भी ढूंढ ही रही, कंपनियां क्या जिस रोल को ढूंढ रही है वो आदमी नहीं मिलता। कंपनी, मैंने कोई ऐड नहीं देखी कंपनी की आज तक उन्होंने ये बोला हो कि मैं BBA प्रोफेशनल्स को देख रही हूँ, BBA क्वालिफिकेशन को देख रही हूँ, वो जॉब रोल की देती है। मैं एग्जीक्यूटिव देख रही हूँ, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव देख रही हूँ, मैं इसके लिए जॉब देख रही हूँ। तो कंपनीज क्लियर है,
इट्स जस्ट दैट कि बच्चों को भी क्लियर होना है कि उनको क्या तैयारी करनी है। तो सर बच्चे इंटरव्यू में अगर बैठे तो बंदा क्या तैयारी करे, मतलब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे या जॉब की तैयारी कैसे करे? आपको क्या लगता है जॉब क्रैक करनी है? सिंपल सर, अपने जॉब रोल की अपने जॉब रोल की क्लैरिटी हो, अपने जॉब रोल्स की आपने जैसे बड़ा टेक्निकल टर्म्स की क्लैरिटी हो, अपने जॉब रोल्स में मास्टर हो, तो मैं समझता हूँ कोई चांसेस नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको मना करेगा। सर एक तो ये एक मिथ है कि रियलिटी है, मुझे बताना कि भी कॉर्पोरेट में या किसी भी अच्छी एमएनसी जॉब में छोटे कॉलेजेस को इग्नोर किया जाता है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है सर, 100% है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अब ये डालने लगी हैं कि सिर्फ इन कॉलेजेस से पास आउट बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ये ऑनलाइन में बात होती है तो ऑनलाइन में ये सारी यूनिवर्सिटी जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी अवेलेबल है, क्योंकि अगेन क्वालिटी यूनिवर्सिटीज आई हैं। तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स मैंने पीछे देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उसकी इंटर्नशिप्स के लिए देखे हैं। जो EA2 एग्जीक्यूटिव का एक रोल था अभी, कि जिसमें 4 इंटर्नशिप ऑफर की गई थी और 4 लाख रिज्यूमे आए थे, और उसमें ऊपर ही लिखा हुआ था कि सिर्फ इस 10 यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़े हैं वही अप्लाई करें। तो क्योंकि 10 के बाद में क्वालिटी नहीं की जा रही है। तो बेसिकली उन 10 पे अगर आप ऑफलाइन नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन पहुंच जाओ। तो ऑनलाइन क्योंकि जब पढ़ाई सेम है, फैकल्टी सेम है, डिग्री सेम है, डिग्री की वैलिडिटी सेम है, और इवेंचुअली आप बाकी जगह से स्किल ले लोगे तो आपका पैकेज भी तुरंत सेम नहीं होगा। 5 साल बाद एक्सपीरियंस के बाद यू विल बी ऑन द सेम लीग। वो कहते हैं ना सर, अभी शुरुआत में जब बच्चा अभी 10th में है तो स्ट्रेस है कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे। बाकी आज की डेट में कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल से कोई पूछता नहीं है आपके 10 में कितने आए थे। तो आज के 10 साल बाद जब तुम डिग्री ले लोगे, कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि भाई डिग्री कौन से कॉलेज से डिग्री, उस कॉलेज से। तो कोई ये थोड़ी पूछेगा कि ऑनलाइन लेके आया था कि ऑफलाइन लेके आया था। तुम्हारी स्किल पूछी जाएगी, सीधी सी बात है। क्या किया है डिग्री करते हुए, क्या किया है, क्या है। तो सर क्या पॉसिबल है कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या ऐसी फैंग कंपनी में कभी जॉब पा पाए? 100% सर, कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। एक डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी करने आया तो उसने पहचान लिया बोर्ड देख के, तो उसने बताया कि मैं तो यहीं से ही एडमिशन लिया है। तो हमारे गार्ड साहब जो थे उन्होंने वो लिया है अंदर कि सर आप मिलो इनसे, ये डिलीवरी करता है। सर वो BCA कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आता है। पापा टेलर है, घर में 3 बहनें हैं। पहले 3 साल डिलीवरी करके पैसे इकट्ठे किए और अब BCA कर रहा है। तो एस्पिरेशन सोचिए कि वो आज सोच रहा है कि यार मैं BCA कर रहा हूँ और मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊँगा एक दिन। इससे एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। कश्मीर से एक बच्चा आता है जो कि अंधा है, सोचिए डिसेबल्ड है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है वो। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने ब्रेल वाला सिलेबस डिफाइन किया और हेडफोन से सारा नॉलेज रहा, और BCA कर रहा है सर, और सपना है माइक्रोसॉफ्ट में जाने का। मुर्तज़ा नाम है बच्चे का, और अभी 3rd या 4th सेमेस्टर में है। क्या बात। तो ऐसे एग्जांपल्स आते हैं इसमें ऑनलाइन। तो ये बच्चा पढ़ना चाहे तो 1000 चीज अवेलेबल है, वो नहीं, बाकी एक्सक्यूज तो तुम देते ही रहो। अब डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड के लिए क्या विकल्प है सर? ऑफलाइन में कोई नहीं चल सकता, घर पे बैठ के पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन है ना, उसके लिए एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए। AI की बात हो रही है, फिर सब AI आया है तो कंपनीज नॉर्मली खुश हो रही है कि ठीक है हमारा काम अच्छा होगा, बट जॉब मार्केट में बुरा असर है, जॉब किलर है। तो इसके आने से कई जो जॉब्स जा रही है ये परमानेंट जाएगी या इसके रिप्लेस होके कुछ और आएगा? सर रिपीटेड काम, जो सेम काम होता है जिसमें कोई क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, जो सेम तरीके से होना है डेली, वो मुझे ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि वो किल हो जाएगा। बाकी AI को भी हमें ही अच्छा बनाना होगा, प्रॉम्प्ट हमें ही देने पड़ेंगे। वो लॉजिकल नहीं सोचेगी, वो क्रिएटिव नहीं सोचेगी। अगर क्रिएटिव सोच रही होती तो सर सारे क्रिएटर्स ही खत्म हो जाते ना। तो क्रिएटिव तो हमें ही सोचना पड़ेगा, लॉजिक बिल्डिंग हमें ही करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट दैट हमें और स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें अपनी जॉब को और प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है AI को यूज करते हुए, वो देखना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट मैं बताता हूँ आपको, आपने ई-मित्र राजस्थान में बहुत सारे देखे होंगे जो खुले थे कि ये मेरे 1000 रुपये रहे, ये आप दिल्ली ट्रांसफर कर दो। मैं देखता हूँ और 2-4 साल में ऐसे कई सारे AI पोर्ट्स खुल जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। आदमी जाएगा कि मैं ये काम करता हूँ, प्लीज़ इसको लिख दे AI को और सॉल्यूशन निकाल दे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत बड़ा जॉब रोल बनने वाला है कि किसी की प्रॉब्लम सुन के उसको AI को बता के उससे प्रॉपर सॉल्यूशन निकलवाना। हर कोई AI को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है सर, ये बहुत कॉमन है ये, क्योंकि उसको प्रॉब्लम सही से बतानी होगी। तो ये AI स्पेशलिस्ट लोग बन जाएंगे, जिनको लोग लिखा करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम है, AI स्पेशलिस्ट प्रॉम्प्ट डालेगा, सॉल्यूशन निकाल के आपको दिया करेगा। वो ई-मित्र वाला कॉन्सेप्ट से तो ये नहीं, जो मेरा फॉर्म भर दो, 20 रुपए लगेंगे, बैठ जाओ, नाम बता, ये बता, भर गया फॉर्म, ले जा। तो AI किस बैठेगा, भाई साहब ये दिक्कत आ गई है, बैठ जा, 100 रुपए लगेंगे, प्रॉब्लम बता, तो रोबोट करेगा सारा। ले भाई, ले जा।
पर राहुल जी नई एक जॉब टाइम पे बोलते बिजली के बिल भी ऐसे ही भरा करते थे 3 हाँ। मैं लाइन में लग के जमा कराया मैंने कि 3 रुपए ऊपर लगेंगे। बिजली का बिल कितना है? 1700 रुपए, 1703 रुपए दो, वाह। मैं बिल जमा करता हम हूँ। लग जाएंगे बिल्कुल, हमारे लड़के लग जाएंगे। सर अभी अपन फाइनल रैपिड फायर राउंड की तरफ चलेंगे, उससे पहले 1-2 सवाल और है। अभी जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है अंजना ओम कश्यप वाली, उन्होंने कुछ टीचर्स पे कमेंट किया कि भाई टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं। अभी सारे टीचर्स मिलके रिप्लाई दे रहे हैं। उस कंट्रोवर्सी को सर अभी आप कैसे देखते हैं, क्या है ये? सर मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप किसी चेयर पे बैठते हो, तो आपको क्योंकि जो भी आप बोलते हो वो बहुत वो मासेस में जाता है, वो नेशनल लेवल पे जानता है, तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ इन सब टीचर्स में हो सकता है कुछ टीचर खराब हो, पर मेजॉरिटी टीचर्स ने आज वो क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कोने कोने तक पहुँचाई है। बहुत सारे लोग इन यूट्यूबर्स के मैथ्स की स्किल, इकोनॉमिक्स की स्किल, फिजिक्स की स्किल, केमिस्ट्री की स्किल्स, बहुत सारे कोर्सेज जो नॉन प्रैक्टिकल अगेन उसको यूट्यूब पे फ्री पहुंचाया है और बहुत सारे बच्चों ने उससे फ़ायदा भी उठाया है। तो किसी एक दो खराबी के लिए आप पूरे मासेस को ख़राब मत बोलो कि सारे के सारे यूट्यूब टीचर्स ख़राब हैं। तो मेरे ख्याल से ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी इतने बड़े फोरम पे ये बात, ऐसी बात कोई कह देना। और सर इस मामले में मतलब जैसे मैंने एक चीज ऑनलाइन टीचर्स की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी, ऑनलाइन ही सीखी। ऑनलाइन सीख ली। जैसे अभी अपने राजस्थान के को राजवीर है ना, राजवीर शेखावत जी के थ्रू मैंने राजस्थानी इतिहास के बारे में ऐसी ऐसी चीजें, और ऐसा भी होता है, अरे वैसा भी होता है। तो कोई राजस्थान के इतिहास के बारे में या खान साहब के कुछ वीडियो से कुछ कॉन्सेप्ट कि अच्छा जियोपॉलिटिक्स में ऐसे होता है, या स्टडी IQ IAS को अपन जो जियोपॉलिटिक्स में समझता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन टीचर ने नॉलेज तो एक्सेस दी। सर आपको इंटरेस्ट था तो आपने सीख ली। अरे तो अगेन ये ऑनलाइन इसी बारे इंटरेस्ट में भी था, लेकिन वो सिखाने वाले भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए। चलो सर कुछ टीचर्स के बारे में मैं बात करता हूँ, अगर आपको ठीक लगे। आपके क्या व्यूज हैं खान सर पे? सर अमेजिंग टीचर है, मैं मिला हुआ उनसे, और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट वो एक यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं बिहार में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे वो काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स पे बच्चों को पढ़ाएंगे सारे कोर्सेज। क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट अभी 3 या 4 साल पहले अप्रूव हुआ था, पास हुआ था। यानी कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में तीनों स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी 5 साल पहले तक थी ही नहीं, अब आने लगी है। तो खान सर न्यूज़ है मेरे लिए फर्स्ट टाइम, ये मुझे नहीं पता था। विकास द्विवेदी जी एक्सेलेंट सर, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, और मैं उनको आइडल अपना देखता हूँ, जिन्होंने UPSC की तैयारी को बहुत अच्छा रुख दिया और स्टूडेंट को बड़ी क्लैरिटी तक लेके आए। और जो डिसअपॉइंटेड स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत अच्छा काम किया कि उनको रोका डिसअपॉइंटमेंट होने से, और बताया कि और भी लाइफ में ओपन है रास्ते। एंड लास्ट सर अलग पांडे सर मेरे ना पड़ोसी हैं। अच्छा। तो उनसे तो मैं सीखता ही रहता हूँ, और मैं उनसे ये सीखता हूँ कि वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं। आज भी ई-रिक्शा लेके चले जाते हैं ऑफिस, और मैं हालांकि कई बार उनसे बोलता हूँ कि सर ऐसे मत जाया करो, पर बड़े डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। सो लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। आपने सर इंडिया में सबसे महंगा कॉलेज कौन सा देखा या कोर्स कौन सा देखा? मैंने सर BARC देखा है, जो कि बहुत महंगा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो इसको कराती हैं। और अभी अपकमिंग फीस होगी सर की BARC की क्या है ये? बीटेक इन आर्किटेक्चर। तो इसके 3 या 4 ही कॉलेजेस हैं इंडिया में, और इसकी फीस करीबन 15 लाख रुपए साल तक पहुंचती है, क्योंकि अगेन कम है, टीचर्स कम है और कॉलेजेस कम है इसके। सबसे पॉपुलर कॉलेज कौन सा इंडिया का? पॉपुलर कॉलेज इंडिया का कौन सा है, मतलब हर फील्ड के अलग है। अगेन हम ना यहाँ पे एक गलती करते हैं, रैपिड फायर है, मैं पर जल्दी बताता हूँ आपको कि कोई कॉलेज हो सकता है कि इस कोर्स के लिए अच्छा हो, कोई कॉलेज मैनेजमेंट के लिए अच्छा हो, कोई कॉलेज बीटेक के लिए अच्छा हो। हम क्या बोलते हैं सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? अब क्या वो सारे कोर्सेज के लिए अच्छा है? तो इस सवाल को मैं रिफ्रेन करता हूँ कि मैनेजमेंट के लिए एक अलग है, टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग है। तो मैनेजमेंट के लिए नारसिमोन जी है, जो कि अच्छा है, और टेक्नोलॉजी के लिए बिट्स पिलानी है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी में बेस्ट स्कूल जो है इंडिया में। आपने सबसे बड़ा प्लेसमेंट पे कितने पैकेज का देखा है खुद पर्सनली? सर मैंने 1.5 करोड़ रुपए का देखा है। ठीक है। दिल्ली NCR के स्टूडेंट को और सिस्को में लगते हुए। और सर एक आपके जो अभी अपने कॉलेज विद्या इकोसिस्टम में सबसे बड़ा पैकेज किसका लगा है? 12 लाख रुपए का लगा है। एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की है, तो उसका 12 लाख रुपए का पैकेज लगा है। सर 3 ऐसे कोर्स जो लोग कर रहे हैं लेकिन उसका फ्यूचर अब स्ट्रांग नहीं है। ट्रेडिशनल कोर्सेज आउटकम जिसका बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा कोर्स जो स्पेशलाइज्ड ना हो। आज BBA के लिए भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, BCA के लिए भी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो कोई भी हायर एजुकेशन कोर्स जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, यानी कि स्किल इंक्लूडेड नहीं है, उसका वो आउटडेटेड है, उनको मत करने दो। BA BCom BSc BA BCom BSc सब लोग जो है।
और 3 ऐसे करियर ऑप्शन जिसके बारे में लोग बात कम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कम है, पर इनका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है। ड्रोन के लिए, डीप टेक के लिए और अगेन डेटा माइनिंग डेटा के लिए। तो ड्रोन टेक हो गया, डेटा माइनिंग हो गया और डीप टेक हो गया। ये 3 ऐसे अपकमिंग सेक्टर्स हैं जिन पे अगेन हमारे पास इनफैक्ट फैकल्टीज ही नहीं है इन तीनों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत कम है और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इन तीनों में। सर अगर आपके बच्चे के 12th में 65% आएंगे तो आप उसको कौन सा कोर्स करवाएंगे? सर पहले तो मैं उसको पहले तो अगेन उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर उसको कोर्स कराने से पहले कोई ना कोई इंटर्नशिप में कोशिश करूंगा कि एंटर करवाऊं, कि वो सीखे कि इंडस्ट्री में क्या होता है, और साइड बाय साइड उसको ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन तो उसको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा फिर 65% मार्क्स पे। और उसको मैं फैक्ट्री में ऑन फ्लोर लगाने की कोशिश करूंगा, यानी कि इंटर्नशिप में ऑन फ्लोर करके देखो कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, वहां पे लगाने की कोशिश करूंगा सर, और 3 साल के अंदर फिर उसको बनाने की कोशिश करूंगा। सर एक पीस ऑफ एडवाइस किसी स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देंगे जो अभी 10th क्लास में बैठा है, और ऐसी एडवाइस जो अभी आप बोलो मैं रील काट के बकायदा इसको वायरल करूंगा, आप ये मानो कि ये रील जाके हर एक बच्चे के मोबाइल में सेव हो जानी चाहिए। क्लास 10 से ही अपने जॉब रोल की तैयारी शुरू कर दो भाई। आगे वाला जो टाइम है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। बच्चे और स्ट्रांग हो जाएंगे। 100 परसेंटाइल तो बहुत इजी पहुंच गई है, 101 परसेंटाइल की यार 101% की बात नहीं होती है। तो कंपटीशन बहुत तेजी से आने वाला है। एआई बच्चों को बहुत स्मार्ट बना देगा, नॉलेज के अंदर, स्मार्टनेस के अंदर, इन एवरी फील्ड बच्चे बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। तो 10th क्लास से ही अपना जॉब रोल चुनना स्टार्ट कर दो और उसकी तैयारी करना प्लीज स्टार्ट करो। एंड सर एक और इम्पोर्टेंट चीज, एडवाइस फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो गलती करते हैं जो ना करें, या क्या इनको करना चाहिए, कैसे उनको इस पूरे मैटर को हैंडल करना चाहिए। अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। जॉब नहीं भी लगे तो बच्चों को टाइम दो, फेल भी हो जाए तो बच्चों को टाइम दो, वो वापस आ जाएंगे। रिसर्च करने के लिए टाइम दो, थोपो मत उन पे कि ये करना है या ये बनना है। पेरेंट्स कहते हैं ना, ये मैं नहीं कर पाया तो कोई नहीं, मेरा तो बेटा करेगा। तो कि तो मेरे सपने अधूरे गए तो बेटा पूरा करेगा। तो वो उसमें कहता है कि आप सुनने हैं, अम्मा सुनने हैं, हम कहाँ से आरे बट जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स नहीं देखते कि यार मेरी तो बचपन आई थी, अब बेटे की 65 आ गई तो गलत बात है, तेरी 65 कैसे आई, तेरी 95 क्यों नहीं आई। अरे यार आई जो आई, अब पैसा तो तुम्हारा ही है, अब 65 के हिसाब से मैनेज करो। नहीं, पर राहुल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अब स्मार्ट हो रहे हैं थ्रू डिजिटलाइजेशन, क्योंकि पहले मेन कोर कंटेंट जो है ना सिटीज का, मेट्रो का, वो गांव में छोटी जगहों पे नहीं पहुंचता था, पर अब ये इतना स्मार्ट हो रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। पहले टेक्नोलॉजी, पहले कपड़े भी शहरों में तो पहनने को मिलते थे। मैं अच्छी सी जीन्स, बढ़िया सी शर्ट जो ट्रेंडिंग है वो गांव पहन के आता था तो वो सोचते थे क्या पहन के आया है। अब छोटी जगहों पे भी वही कपड़ा उसने पहन रखा हुआ है। तो डिजिटलाइजेशन ने ये हेल्प करी है कि अब गाँव के बच्चे को ये सारे इन चीज़ों के बारे में पता लग रहा है और वो अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। तो वो अब टाइम थोड़ा सा आगे आ गया कि जहाँ पे अब बच्चों को पता लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो अगेन डिजिटलाइजेशन अच्छी हुई है। सर एक रिफॉर्म अगर मान लो आप एजुकेशन मिनिस्टर होते, या एक रिफॉर्म जो आप ला सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो क्या होगा? सर मेरे को कई बार मैं रात को सपना सोचता हूँ या ड्रीम करता हूँ इस बात का कि अगर ऐसा हो जाए, मेरी चल जाए एक दिन के लिए, और तो मैं सर सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑडिट कराने की एक बॉडी ज़रूर बना दूंगा। ऑडिट ऑफ देयर सिलेबस, ऑडिट ऑफ देयर फैकल्टीज बहुत ज़रूरी है। फैकल्टीज का, जैसे आर्मी में, डिफेंस में हर 3 महीने में, हर 6 महीने में ना फिटनेस टेस्ट होता है, वैसे अमेरिका में एक ब्रेन टेस्ट होता है डॉक्टर्स का, कि क्या ये सही भी है एडवाइस देने के लिए, सही भी है इसका ब्रेन, डॉक्टर्स का भी होता है, ब्रेन फंक्शन इनका सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसा टेस्ट इंडिया में टीचर्स के लिए भी होना चाहिए कि टीचर्स क्या अब वो केपेबल है पढ़ाने के लिए, क्या वो टैलेंटेड, मतलब अब वो ब्रेन उनका काम कर रहा है उस तरीके से 70, 80, 60, 70 की उम्र में अब वो पढ़ा रहे हैं। तो फिटनेस टेस्ट की तरह ऐसे ही ब्रेन टेस्ट इन टीचर्स का, मटेरियल की ऑडिट और एवरी 3 मंथ्स, और आउटकम, और एक एडवाइजरी बोर्ड जरूर बनवाओ कि इन एडवर्टाइजिंग को लिमिटेशन बनाया जाए कि गाइडलाइन यही ऐड कर पाओगे आप, ऐसा नहीं कि किसी की कोई भी लेके इतनी भी बड़ी होर्डिंग लगा के ऐड छाप दोगे। और जो मिसटैप करे उस पर एक्शन हो तुरंत, सिस्टम से ऑडिट लग जाएगी तो वो हो ही जाएगा ना। आज अपन ने कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्कैम्स के बारे में, काउंसलर के स्कैम्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में बात की, और आई होप जो 60 to 80 मेरे हिसाब से जो मेजर कैटेगरी के बच्चे वो तो बड़ा तो 60 to 80 वाले ही, 60 के नीचे वाला तो उम्मीद नहीं रखता, बोले यार अपना पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ और कर लेंगे। बस वो 80 से ऊपर वाले को कुछ ना कुछ हो जाता है। ये तो 60 से 80 वाले ही फंसे हुए हैं। बल्कि मुझे लगता है आज के जमाने में 80 को भी 90 खींच लेना चाहिए। मैं आपको वही बताने वाला था कि ऑनलाइन में अभी एक बच्चा है 92% में, तुम क्यों आ रहे हो, तुमको तो मिल जाएगा ऑफलाइन अच्छा कॉलेज। बोला अब 92 को नहीं मिल रहा,
क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, 95 से ज़्यादा वाले इतने ज़्यादा आ गए हैं कि कॉलेज की सीट फिल्ड हो गई है। मैं 92% पे रह गया हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ऑफलाइन ही कर लेता हूँ DY पाटिल से। मुझे वहाँ नहीं, रेगुलर सीट नहीं मिल रही है वहाँ पे मुझे। तो अच्छे बच्चे भी अब ऑनलाइन में आने लग गए हैं। सर गेम तो हो गया सही, ये सब भाषा कि अब 95 वाला भी श्योर नहीं हो सकता कि मेरे तो 95 है, मेरा सीट तो मिल क्या जाएगा। है। वो तो 95 वाला भी फंस रहा है अभी तो। चलो सर, अमेजिंग पॉडकास्ट।